डाउट ई आपके लिए फिर से एक बार आपकी डिमांड पर, क्योंकि क्लास 11th वाले बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि मैम इतना सारा सिलेबस होता है, इतना लेंदी सिलेबस है कि पता ही नहीं चलता क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो थोड़ा सा स्कूल की दादागिरी तो आपको सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बोर्ड नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ा सा हर स्कूल या हर टीचर अपने हिसाब से पेपर बनाता है, कुछ के बाहर से भी पेपर आते हैं, तो थोड़ा सा बोर्ड का चीजें जो है वो डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे बोर्ड में एक फिक्स पेपर पैटर्न होता है, तो वहां पे मॉडल पेपर बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, मार्किंग होती है। लेकिन फिर भी हमारे पास जो बच्चे हैं बहुत सारे बोर्ड के, यूपी, बिहार, एमपी, उनसे सबसे मैंने थोड़ा सा बातचीत करके, जो उनके हाफ ईयरली हुए थे, जो उनके एनुअल हो रहे हैं, उनसे मिला जुलू के एक पेपर बनाया है। और उनमें जो कॉमन क्वेश्चंस थे, जैसे कि सारे बोर्ड में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सब में ही थे, और थोड़ा सा अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करके एक मॉडल पेपर बनाया है मैंने, वार्षिक परीक्षा मॉडल पेपर। और इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी गेस किए हैं उसमें से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अंतर वाले क्वेश्चंस पे तो आपको ध्यान देना ही देना है। ये मैं अभी भी कहूंगी, पेपर के बीच में भी कहूंगी, ठीक है। तो मॉडल पेपर जरूर आप ये वाला सॉल्व कीजिए, इसमें से बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, ठीक है। मतलब गारंटी है मेरी, इसमें से 70-80% आपके पेपर कवर हो जाएगा अगर आप किसी भी बोर्ड से आ रहे हैं तो चलिए एक कोशिश देखते हैं क्या रहता है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएंगे मॉडल पेपर सॉल्व करने के बाद। चलिए, तो क्लास 11th का आज हम करने वाले हैं एक गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर, जो भी आप कहना चाहते हैं, और वार्षिक परीक्षा के लिए है ये। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो करने वाले हैं हम, वो है द्विनाम पद्धति के जनक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अरस्तु, रॉबर्ट ब्राउन, लीनियस, या इनमें से कोई नहीं। फिर से मैं कहूंगी कि मैंने बहुत सारे बोर्ड्स के पेपर को मिला के ये पेपर बनाया है, जो मुझे लगा कि सारे बोर्ड्स में कॉमन क्वेश्चंस जो थे उन्हीं को, तो भाई जो सब में आ रहे हैं वो तो भाई आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं, इसीलिए। तो चलिए, पहले वाले का आंसर आपको पता होगा, मुझे पता है, इतने तो होनहार आप हो ही। तो पहला वाला क्वेश्चन है हमारे पास जो है, उसमें द्विनाम पद्धति किसने दी थी, या द्विनाम पद्धति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो द्विनाम पद्धति के जनक कौन कहे जाते हैं? कैरोलस लीनियस कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही द्विनाम पद्धति दी थी, वंश और जाति के नाम से नामकरण किया था, ठीक है। चलिए, इस पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश क्रम सेकंड का अभिक्रिया केंद्र कौन सा होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लोरोफिल 700, क्लोरोफिल 650, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 660। तो हमारे पास दो प्रकार के तंत्र है, PS1 और PS2। देखो, ये मॉडल पेपर, हम मॉडल पेपर नहीं सॉल्व कर रहे, हम एक तरह से पूरा सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर किसी को मॉडल पेपर में भी इंटरेस्ट नहीं है तो भाई रिवीजन करने में तो इंटरेस्ट होगा। हम हर क्वेश्चन का कुछ कुछ रिवाइज कर लेंगे तो आपका काफी कुछ जो हो जाएगा। PS1 जो होता है वो 700 पे करता है, मतलब जब तक इसको 700 की लाइट नहीं मिलती ये भागता नहीं है ना, इसकी पूंछ में आग नहीं लगती। लेकिन ये जो होता है वो 680 पर ही हो जाता है। और ये भी आपको बात ध्यान रखनी है कि जब हम चक्रीय साइकिल चलाते हैं तो पहले इसको काम में लेते हैं, फिर इसको काम में लेते हैं, ठीक है। तो इसका अभिक्रिया केंद्र हमने ऐसे कुछ डायग्राम बनाया था, आपको याद आ रहा हो, यहाँ पे एक अभिक्रिया केंद्र बनाया था, बुक में ऐसा डायग्राम भी बना हुआ है, यहाँ पे 680 लिखा था, दूसरे क्लोरोफिल थे आसपास, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ये वाला डायग्राम याद आ रहा है। तो PS सेकंड में पूछ रहा है, तो PS सेकंड में क्या होना चाहिए? 680 क्वेश्चन होना चाहिए। ये क्वेश्चन में काफी बोर्ड के अंदर आया हुआ है। चलिए, निम्न में से कौन N2 क्षार नहीं है? ये अब भाई हमने किया भी है, वैसे तो ये भी किया है MCQ के अंदर, लेकिन ये वाला भी हमने MCQ के अंदर किया हुआ है। क्या है? यूरेसिल, एडेनिन, इनमें से कौन सा नाइट्रोजेनिक क्षार नहीं है? ठीक है, नाइट्रोजेनिक क्षार नहीं है, ये पता करना है। एडेनिन, यूरेसिल और एडेनिन, ट्यूबिलिन, एडेनिन या थाइमिन। तो क्या नहीं है? ये तो दो अलग अलग क्षार है। नाइट्रोजेनिक क्षार कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये है। अब देखो इसमें से कौन नहीं है? थाइमिन होता है, एडेनिन होता है। ट्यूबिलिन एक क्षार नहीं है। ट्यूबिलिन क्या है? एक प्रोटीन है। कहाँ देखी थी ये हमने माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर देखी थी, ट्यूबिन के अंदर देखी थी। कहाँ थी माइक्रोट्यूबिन? पेशिया, याद आ रहा है? पेशियों के अंदर हमने बात की थी कि ये माइक्रोट्यूब्यूल के बने होती है, और फ्लैजिला के अंदर भी बात की थी। तो भाई बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चले। त्रिवलन कपाट क्या है?
नाम बताओ या कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है वैसे तो भाई, वृक्कों में, हृदय में, फेफड़ों में और कंठ में। बताओ इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है? ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ मिलते हैं? तो ट्राइकस्पिड वॉल हार्ट के अंदर मिलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और कहाँ मिलते हैं, किस साइड? हार्ट में जो हमारे दो ऊपर आलिंद है और दो नीचे निलय है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड मिलता है, यहाँ पे डाइकस्पिड यानी कि द्विवलन मिलता है। ट्राइकस्पिड मतलब त्रिवलन। तो जो राइट वाला है डाया आलिंद और डाया निलय, इन दोनों के बीच में ट्राइकस्पिड मिलता है। जबकि जो लेफ्ट वाला है और लेफ्ट वाला निलय है, लेफ्ट वाला आलिंद और लेफ्ट वाला निलय में द्विवलन पाया जाता है। तो ये भी रिवीजन हो गया आपका। तो ट्राइकस्पिड कहाँ पाया जाता है, ध्यान रखना, दाएं वाले में पाया जाता है, ठीक है। और बाइकस्पिड बाएं वाले में, इसको मेट्रियल वॉल भी कहते हैं, ये वाले को। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलें। स्मूथ एंड रफ, अब क्वेश्चंस आ गए हैं भाई। हो सकता है देखो सबके, मैंने जितने भी पेपर देखे उसमें ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं थे, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव, जैसे बिहार यूपी में ऑब्जेक्टिव के ज्यादा नंबर होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमने करे हुए, एमसीक्यू बहुत सारे कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 8-9 तक कर लिए हैं, आगे भी करेंगे। अब स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में केवल एक अंतर बताना है। क्या अंतर होता है बताओ? इनके नाम में ही पहला अंतर छुपा हुआ है, लिख लेंगे। क्या उत्तर लिखेंगे भाई? उत्तर क्या लिख सकते हो बताओ? अच्छा एक बात आप ध्यान रखें, क्लास 11 का पेपर बड़ा लेंदी होता है। लेंदी समझते हैं, बहुत भारी होता है भाई, उसके अंदर आंसर्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, है ना। 12th वगैरह में इतना नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ कि 9th और 11th लोगों को पता नहीं बोर्ड से डर लगता है, लेकिन मुझे तो 9th और 11th ज्यादा टफ लगती है कंपैरेटिव टू 12th अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, आपको स्पीड अपनी बरकरार रखनी है, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। ये सही कह रही हूं मैं, बात अभी से नोट कर लेना। अगर सारे क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो अपनी स्पीड को मेंटेन रखें, ठीक है। एक अंतर बोला है, क्या अंतर होता है? तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप उसकी लाइन बना लोगे। देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, और देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये पेपर आया हुआ है बच्चों, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैं अपनी मर्जी से इंग्लिश नहीं लिख रही हूँ, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है। और कुछ बच्चों ने ये चीज नोटिस भी कर ली है, उन्होंने लिख के भेजा है कि मैम इंग्लिश में आया था पेपर, मतलब इंग्लिश में शब्द लिखे हुए थे, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश ध्यान रखिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? स्मूथ SER, जिसको हम क्या कह रहे थे? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, चिकनी अंतःप्रदवी। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, अंतर तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ। चिकनी वाली को चिकनी वाली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं होते। तो पहला यही अंतर आपको लिखना है, क्योंकि मेन अंतर तो यही है, राइबोसोम नहीं होते इसके ऊपर, इसलिए ये चिकनी चिकनी होती है। चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा वाला डायग्राम बनाना अभी से सीख ले, 12th में बहुत काम आने वाला है। 12th में हर क्वेश्चन के साथ डायग्राम बनवाऊंगी मैं, पहले 1 नंबर के क्वेश्चन के साथ भी, अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो ये प्रैक्टिस 11 से शुरू कर दें। यहाँ पे साइड में बना दो छोटा सा, कितना टाइम लग रहा है, स्पीड मेंटेन रखो। और ERE किसको बोलते हैं? रफ वाली को, जिसको हम खुरदुरी कहते हैं। खुरदुरी, खुरदुरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। यही अंतर एक लिखना है, हमने लिख दिया। राइबोसोम्स उपस्थित कहाँ उपस्थित होते हैं? सतह पे। ये लाइन पूरी लिखना भाई, कंप्लीट करना है इसको, कि इनमें सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ऐसे यहाँ पे ये खुरदुरी हो गई, यहाँ पे है ना, ये राइबोसोम उपस्थित है। यही मेन एक अंतर लिखना था, हो गया ये वाला। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है बताओ? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, ग्लाइकोलाइसिस मैंने अपने आप में इंपॉर्टेंट बोला है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल तो छोड़ना ही मत, इनमें से एक क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है बच्चों? सबको याद है? कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ। पाइरुविक एसिड, छोटे छोटे तो लिख ही सकते हो। पाइरुविक अम्ल बनता है ना लास्ट में, कितने अणु बनते हैं उसके? 2, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो 2 अणु पाइरुविक अम्ल बनते हैं। थोड़ा सा एग्जामिनर को बताओ कि भाई मुझे बहुत एक्स्ट्रा पता है, आपने तो कुछ नहीं पूछा, ठीक है। तो 2 अणु बनते हैं, डायग्राम जरूर बनाना यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 का निर्माण किससे होता है बताओ? ये वाला तो हमने स्टार्टिंग में बोला था, याद है? नील, एक साइंटिस्ट थे नील, उससे मैंने नील से पानी याद करवाया था। कहा था कि इन्होंने ही बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें ऑक्सीजन जल के विघटन से आती है, जल के अपघटन से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से, H2O से आती है। नील ने बताया था ये, है ना, स्टार्टिंग में ये बात कर दी थी। सल्फर बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता, वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, इससे उन्होंने प्रूफ किया था।
पांच जगतीय अवधारणा में प्रोकैरियोटिक जीव, ये वाला मतलब मैं क्या ही बोलूं, प्रोकैरियोटिक आते ही आधे बच्चे बेहोश हो जाते हैं। भाई प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जो जिनमें केंद्रक वेल डेवलप नहीं है। इन्हीं को और क्या कहते हैं, इन्हीं को मैंने नाम बताया था, इनको प्राक जीवाणु या प्राक जीव भी कहते हैं। और क्या नाम है इनका हिंदी में, असीम केंद्री। सारे नाम आपको याद रखने, तो असीम केंद्री आता है तो भी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले कि जीवाणु किस में रखे गए हैं, तो प्रोकैरियोट और जीवाणु दोनों एक संघ में रखे हुए हैं, जिसका नाम क्या है, मोनेरा। इसका आंसर क्या है, मोनेरा है आंसर। ठीक है, मोनेरा जगत में रखे हुए हैं। उसके बाद पादप में ऑक्सीन के दो कार्य क्या हैं, क्या लिख सकते हो, दो कार्य लिख सकते हो, इतना बड़ा ऑक्सीन पड़ा है, दो कार्य तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, दो कार्य। चलो प्लेन बोर्ड आ गया, क्या है ऑक्सीन के दो कार्य, लिख दो यहाँ पे। उत्तर नंबर क्या है, भाई मैं नंबर नहीं देख रही, आप देखते रहना, ग वाला। ऑक्सीन के कार्य लिखने हैं और वो भी दो। पहला क्या लिखना है भाई, ऑक्सीन पादप के तने में लंबाई को बढ़ाता है। और क्या लिख सकते हो, ऐसे तो बहुत सारे कार्य हैं, मैं दो लिख रही हूं, आपको जो दो याद है आप लिख सकते हो, बहुत सारे है ना। दूसरा क्या है, यह शीर्ष प्रभाविता को, सबसे मेन इसका जो शीर्ष प्रभाविता विकसित करता है प्लांट के अंदर। क्या होता है शीर्ष प्रभाविता, हम है ना उसका वो क्या काट देते हैं, शीर्ष काट देते हैं, हम उसका क्या कर देते हैं, उसका शीर्ष काट देते हैं तो वो ऐसे गोल गुंबद जैसा हो जाता है, उसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंसी, शीर्ष प्रभाविता दर्शाता है। और क्या लिख सकते हो, उत्तक संवर्धन में क्या करता है, उत्तक संवर्धन में जड़ों के निर्माण करता है, तो ये भी लिख सकते हो। कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, फलों के पकने और पुष्पों के खिलने में प्रेरित करता है। चार बता दिए, उसमें से दो तो लिख ही लोगे, इतना तो मुझे भरोसा है आप पे। तो ये वाला हो गया एक सेक्शन, ये सब एक एक नंबर के थे। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब मैं साथ साथ आपको ये भी बता दी, देखो कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन ऐसा दिया होता है जिसपे हमारे पास 5 पेजेस लिखने को होते हैं, लेकिन हमें वो 2 नंबर में ही दिया होता है, तो हमें उसको कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताती रहूंगी। ऐसे बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन मतलब सबके आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, IMPA है इसके अंदर भी। भाई ऐसा है, ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन में अंतर, मतलब मैं आपसे कह रही हूँ उसमें से 70% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अब 70% क्वेश्चन मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन आ जाए, मतलब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन किया है उससे कोई क्वेश्चन बन के आ जाएगा आपके। 70-80% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके पेपर के अंदर, तो इसको मतलब करना ही करना है एक साथ बैठ के। चलो क्या है दूसरा, देखो यहाँ क्वेश्चन देख लो, फिर हम एक एक करके देखते जाते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अनाक्सी और श्वसन में क्या अंतर है, ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में किया भी है चैप्टर के एंड में, पहले ही बोल चुकी हूँ। अंतर वाले क्वेश्चंस तो छोड़ना ही मत, पूरी बुक के अंदर जितने भी अंतर वाले क्वेश्चंस है ना जो मैंने करवाए हैं, जो बुक के अंदर है सब कर लेना। हर चैप्टर के एंड में मैंने अंतर वाले क्वेश्चंस करवाए, एप्लीकेशन पे एक वीडियो डाल रखा है चैप्टर नंबर 6 के अंतर वाले क्वेश्चंस का, 5th और 6th के लास्ट वाला जो वीडियो है, तो भाई उसको बिल्कुल कर लेना, छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में होगा वो। अब इसमें देख लेते हैं पहला वाला, फिर हम जैसे जैसे क्वेश्चन आता है वैसे करते जाते हैं। तो भाई पहले की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, अनाक्सी और ऑक्सीश्वसन में अंतर करना है, कर सकते हो, वही सिंपल सी बात। तो यहाँ पे सबसे पहला इसका मीनिंग बता रहा है। अनाक्सीश्वसन क्या होता है भाई, ऑक्सीश्वसन क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, जबकि अनॉक्सीश्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर CO2 तथा जल बनता है। जो बच्चे बैच से जुड़े हुए हैं उनके पास क्लास के अंदर ये अंतर लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर कौन सा है, ये 14 का लास्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर अंतर है ये। ठीक है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो हम क्या पढ़ते हैं श्वसन के अंदर, यही तो पढ़ते हैं, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल क्रैब्स साइकिल चलता है, तो क्या बनता है भाई, हम जो रिएक्शन लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है या पूर्ण नहीं होता, ऐसा भी बोल सकते हो। इसमें अल्कोहल बनता है, किण्वन पढ़ा था हमने, है ना, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, सभी जीवों में सामान्य रूप से पाया जाता है, मैक्सिमम जीवों में जो श्वसन होता है वो कैसा होता है,
एरोबिक प्रकार का यानी ऑक्सीडेशन होता है, जबकि कुछ जीव जंतु जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, कुछ कवक है, उनके अंदर या कुछ पादपों के अंदर हमें देखने को मिल सकता है अनाक्सी प्रकार का। बाकी मैक्सिमम में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। इसमें ऊर्जा की मात्रा, ये देखो ऑक्सीडेशन जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस को छोड़कर इसकी सभी क्रियाएं कहां पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ग्लाइकोलाइसिस को छोड़ के क्यों लिखा है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। याद है या नहीं, ठीक है, इसलिए कह रही हूं, जैसे मॉडल पेपर नहीं है, ये रिवीजन है पूरी बुक का, एक साथ मौका है आपके पास सुनहरा वाला, ठीक है। इसकी सभी क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, ठीक है। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसके सब क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होगी। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर आपको ये ऊर्जा याद नहीं रहे, आप सिर्फ लिख सकते हो अधिक मात्रा में। आपको पता है कितनी होती है, 38 एटीपी होती है ना इसके अंदर, यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। जबकि यहाँ पे बहुत कम 2 एटीपी बनती है सिर्फ, बहुत ही अंतर है भाई दोनों के अंदर। ये किस में होता है, आप उदाहरण लिख सकते हैं, वो हमने आगे लिखे हुए हैं, सभी जीवों में, पादप जंतुओं में। ये स्पेशली आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे तो उदाहरण आ ही गया था, उसके अंदर अलग से भी लिख सकते हो, उदाहरण करके एक यहाँ पे एक और पॉइंट बना सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन करो। कर लोगे, ये आपको मिलेगा कहां पे, चैप्टर नंबर 8 जो कोशिका वाला है, कोशिका वाला जो चैप्टर है ना, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है। एक बार मैं रफ में यहाँ पे बना दूं, यहाँ पे बना दूं माइटोकॉन्ड्रिया आपके लिए, ठीक है। ये मिटा रही हूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया बना के दिखा रही हूं। कैसा था माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन था, और बेंडा ने उसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ठीक है। और भी नाम है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये ऐसा डबल मेम्ब्रेन बनाया था हमने। बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, बाहरी झिल्ली, और अंदर वाली झिल्ली। सबको लेबल करना है, मैं सारे लेबलिंग नहीं कर रही, लेकिन आप करेंगे। चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर देख ले, माइटोकॉन्ड्रिया वाला नोट्स देख ले, सब है आपके पास, ठीक है। चैप्टर भी बता दिया मैंने, कोशिका वाला चैप्टर है। बाहरी झिल्ली है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है ये बाहरी झिल्ली, क्योंकि वर्णन भी करना है इसमें, और ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन था, ये ज्यादा नंबर का नहीं है। उसके बाद है आंतरिक झिल्ली, अंदर क्या होती है, आंतरिक झिल्ली मुड़ी हुई रहती है ना ऐसे। ये मैंने पूरी प्लेन बना दी, अब मैं इसको अलग कर रही हूं, है ना, हटा के। ये देखो कैसी होती है, ऐसे उंगली नुमा, इसमें प्रवर्ध निकले होते हैं ऐसे। क्या बोलते हैं इन प्रवर्धों को, क्रिस्टरी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टरी। और इसी में हमारा कौन रहते हैं, क्रिस्टरी के अंदर ही F1 पार्टिकल रहते हैं, जहां पे ऊर्जा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है यहाँ पे, ठीक है। याद आ रहा है कुछ श्वसन वाला चैप्टर। तो ये अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैट्रिक्स होता है। डायग्राम बनाने में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, मैं भले ही टेढ़ा मेढ़ा कर रही हूँ, आपको एक ही साइड सारे नाम लिखने हैं। ये रूल मैं बहुत पहले बार बार बता चुकी हूँ कि सारे नाम एक साइड और लाइन सीधी होनी चाहिए, ठीक है। बाहर अंदर जो होता है वो मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में इसके पास क्या होता है, स्पेशल चीज डीएनए होता है इसके पास बच्चों, जो किसी और ऑर्गेनल के पास है, क्या है, हरित लवक के पास। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसे कौन से कोशिका अंगक है, मैंने क्लास में करवाया भी है, जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, ठीक है। इसीलिए ये एक माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप का दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया भी बना सकता है, खुद से बना सकता है। ऐसे ही हरित लवक भी, ये कोशिका के अंदर रहते रहते ही अपने आप से 1 2 3 बना लेते हैं। क्वेश्चन एक बार ऐसे भी आया हुआ है कि ऐसा कौन सा अंग है या कौन है माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप की प्रतिकृति कैसे बना लेता है, तो इसके पास खुद का डीएनए है। जब डीएनए है तो फिर कमी ही क्या है, वो खुद ही टूट के 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है, ठीक है। ये डीएनए है इसका, ये मेन चीज मत भूलना। प्लस इसके पास अपना खुद का राइबोसोम भी है, पूरी सेल की तरह है ये, इसीलिए ये तोड़ के अपने आप को खुद ब खुद क्या हो जाता है, दूसरी कॉपी बना लेता है, 1 से 2 बना लेता है खुद ही माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके बारे में हमने क्लास में लिखा है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चले आगे। फिर पूछा है हमसे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो ये दोनों करने हैं या ये करने हैं। ऐसे अथवा में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। 11th वालों को देते हैं अथवा में ऑप्शंस, स्पेशली जो लॉन्ग वाले होते हैं और शॉर्ट वाले होते हैं, उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो अभी अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कर रखा है,
ये कर लेना। बट देखो बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एक ये कर लिया और एक ये कर लिया, फिर दोनों से जाओगे। हमेशा चीज ध्यान रखना, या तो ये पूरा करना या ये पूरा करना। मेरे हिसाब से इन दो को करने के कंपैरिजन में ये आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। यहाँ पे लिखना भी कम पड़ेगा, यहाँ पे पूरा माइटोकॉन्ड्रिया लिखना है और अंतर भी लिखना है, 2 करने हैं। यहाँ पे भाई ये 3 के बारे में ज्यादा कुछ होगा नहीं, हमने देखा है, अभी बताऊंगी मैं आपको, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, तो ये हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा भाई, सिंपल पड़ेगा, समय कम लगेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये सेलेक्ट करना चाहिए। फिर देखो आपकी मर्जी। तो भाई ये उदाहरण सहित समझाना है हमें। तो यहाँ पे देख लो क्या थे अमीनोटैलिक, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, बस यही तो है। अमीनोटैलिज्म क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अमोनिया की फॉर्म में, अमोनिया के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। नाम बता रहा है इसका, अमीनोटैलिक या अमीनोटैलिज्म। ये रही परिभाषा, ये क्लास में लिखी थी हमने। इस प्रकार के उत्सर्जन के अंतर्गत प्रोटीन उपापचय के पश्चात अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण से निर्मित अमोनिया को इसी रूप से शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। एक और परिभाषा मैंने बताई थी जो अभी मैंने बोली, ऐसे जीव जो अमीनो अम्ल के रूप में या अमोनिया के रूप में उत्सर्जित पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं, अमीनोटैलिक जीव कहलाते हैं। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, आपको कोई गलत नहीं करेगा अगर आपको ये वाली परिभाषा सही लग रही है। ठीक है, और ये बताया था कि अमोनिया सबसे विषैला पदार्थ है। उदाहरण कौन से हैं इनके? अधिकतर इसमें कौन आते हैं? जो जलीय जंतु होते हैं वो आते हैं, जैसे हमारी मछलियां हैं कुछ। ठीक है, ये क्या करती है? जनरली अमोनिया के रूप में उत्सर्जन। उदाहरण जरूर लिखें, बार बार कह रही हूं मैं, चाहे मैं यहां बोलना भूल जाऊं, लेकिन उदाहरण आपको लिखने हैं हर किसी के, जिसके भी आपको दे रखे हैं। उसके बाद है एमिनोटैलिज्म। ये क्या होते हैं बच्चों? ये वो होते हैं, इस प्रकार के उत्सर्जन में अमीनो अम्ल का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जित पदार्थों के निमित्त अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, उदाहरण के उभयचर और ये मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखाया था बच्चों, याद है आपको? मैंने कहा था कि कुछ तो, वैसे तो हमारी बुक में 3 ही है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक, लेकिन मान लो किसी के एमिनोटैलिज्म भी आ जाए तो भाई घबराना नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये भी क्या है? अमोनिया। एमिनो अम्ल क्या? एमिनो क्या होता है? ये एमिनो ग्रुप होता है, और ये अमोनिया होता है। तो ये अमोनिया के रूप में करते हैं, ये एमीन के ग्रुप में करते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में वो देखो, हमें क्वेश्चन में पूछा है यूरियो और यूरियोटैलिक। अब इन दो की परिभाषा इसके हिसाब से बना लोगे। ये अमोनिया है, ये अमोनिया है बच्चों, पहला वाला जो लिखा था, ये यूरी का है, तो भाई इसका नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। ऐसे जीव जो यूरिया के रूप में उत्सर्जित पदार्थ का सिक्रीशन करते हैं या उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटैलिक कहलाते हैं। और ऐसे ही यूरिकोटैलिक की भी परिभाषा बन जाएगी। उदाहरण देख लेंगे, यूरिया के अंदर हम आते हैं, हम यूरिया उत्सर्जी हैं। ठीक है, और यूरिक के अंदर कौन आते हैं बच्चों? यूरिक के अंदर कौन आते हैं? ये रहा यूरियोटैलिक। यूरिया के अंदर कौन आ जाएगा? जो यूरिया के रूप में क्या करते हैं? अमोनिया, यूरिया के रूप में उत्सर्जित पदार्थ का सिक्रेशन करते हैं, ये आपको लिखना है। ये क्या करते हैं? पहले तो भाई जो जंतु है वो प्रोटीन का जलीय अपघटन करके एमिनो अम्ल में कर देते हैं, फिर एमिनो अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करवा के उसको किस में बदल देते हैं? यूरिया में बदल देते हैं। ठीक है, और यूरिया में बदल के फिर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। देखो 2 चीजें हैं, ये भी आपको लिखना है, और वो जो लाइन मैंने बोली कि ऐसे जीव जो यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं उसे यूरिकोटैलिक जीव कहते हैं। ये लाइन सब में ऐड करते जाना, ऐसे ही बड़ा बना सकते हो, क्योंकि उन 2 क्वेश्चन के कंपैरिजन में आप ये करने वाले हो, तो भाई आपको थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक तो ये वाली चीज हो जाएगी, प्लस जो मैं बोल रही हूँ कि उन जीवों के बारे में भी लिख दो कि जो ऐसा करते हैं वो यूरियोटैलिज्म जीव कहलाते हैं। उदाहरण कौन है इसके? मानव। उदाहरण दे सकते हो, मानव। और कौन आ सकते हैं इसके अंदर? जितने भी आपके हैं, गाय है, भैंस है ना, सब ये सब मैमेलिया के वर्ग के जितने भी प्राणी हैं, डॉग है, ये सारे इसी में आ जाएंगे। ठीक है, चूहा है, सब आ जाएंगे इसके अंदर। ये वाली रिएक्शन भी मैंने आपको लिखवाई थी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि अमोनिया से कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करके क्या बना लेता है? ये यूरिया। तो ऐसे एक रिएक्शन भी लिख सकते हो, ज्यादा कुछ हमें इसमें ऐड नहीं करना। फॉर्मूला वैसे मैंने आपको बताया था क्या बनता है यूरिया का, ये है यूरिया का फॉर्मूला, लेकिन चाहो तो लिखो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो।
ठीक है, इस तरह से बैलेंस वैलेंस कुछ नहीं करना, बस लिख देना। ठीक, आ गए, अब ये हो गया। ऐसे तीसरे का बन जाएगा। तीसरा हमें क्या पूछा है, यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक कौन हो जाएंगे, यूरिकोटैलिक कौन हो जाएंगे बच्चों, जो यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, वो क्या हो जाएंगे, यूरिकोटैलिक। ये लिख देना सिंपली। ये क्या कर देते हैं, अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदल देते हैं। अच्छा, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा लगेगी, इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है बच्चों, पानी की मात्रा ज्यादा लगती है, इसमें पानी थोड़ा सा कम लगेगा। और यूरिक एसिड में पानी सबसे कम लगता है, जल अत्यधिक कम यूज होता है। ये सारी लाइनें ऐड करनी है आपको इसके अंदर, वैसे तो हमने लिखी हुई है क्लास के अंदर, अत्यधिक कम। जिन्होंने मेरी क्लास के साथ नोट्स बनाए उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, या जिनके पास नोट्स है। उदाहरण क्या है इसके यूरिकोटैलिक के, पक्षी लिख लोगे, कोई कमी कोई पेशी कुछ नहीं, जो बड़बड़ किया है मैंने वो लिखना है सारा यहाँ पे, शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप भी शॉर्ट में लिख सकते हो, मॉडल पेपर अब पूरा थोड़ी लिखोगे, ठीक है, शॉर्ट में लिखोगे ना, तो अभी शॉर्ट में लिख लो ताकि आपके पास एक चीज रहे इंपॉर्टेंट के फॉर्म में। अब इसके आगे हमें क्या बोला है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ ये रहा, पादप जगत के ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा। देखो इंग्लिश देखो यहाँ पे, ये बहुत से बच्चों के पेपर में आई है कि दो लक्षण का वर्णन करो। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, सिंपल सोबर। क्या दो लक्षण है, लिख दूं यहाँ पे ग में, ग का उत्तर लिख दूं या अलग बोर्ड पे लिखूं, बोलो। चलो अलग पे लिख देते हैं, ग वाले का आंसर लिख रही हूं मैं। सबसे पहले ब्रायोफाइटा के लक्षण लिखते हैं। कितने सारे लक्षण पढ़े हमने, सिर्फ 2 पूछे हैं, ठीक है। पहला क्या है, यह थैलस प्रकार के पादप हैं जिनमें शरीर, या पादप काय भी लिख सकते हो, शरीर, जड़, तना व पत्ती समान संरचनाएं पाई जाती हैं। जड़ तना पत्ती पाई नहीं जाती इसमें, जड़ तना पत्ती के समान संरचना पाई जाती है ना, ये याद है ना, समान संरचना पाई जाती है, इनकी जड़ों को समान संरचना पाई जाती है। इन्हें क्या कहते हैं, ये लाइन ऐड कर देना, इन्हें पादप जगत का, ये लाइन जरूर लिख के आना, यह को अगर ब्रायोफाइटा पे कुछ भी आता है ना, ये जरूर लिख के आना। यह पादप जगत के क्या कहलाते हैं, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं, एक लक्षण तो ये भी बना सकते हो जैसे मैं अभी बना रही हूं, ये देखो, यह स्थल व जल दोनों में निवास करते हैं, दोनों में, इसीलिए इनको उभयचर कह रहे हैं। जल क्यों चाहिए इन्हें, निवास करते हैं। अगर आप ये वाली लाइन लिखोगे ना तो इसके साथ फिर ये वाली लाइन ऐड कर देना जो मैंने ऊपर लिख दी है, ठीक है, ये वाली। जैसे यहाँ लिखोगे ये स्थल और जल दोनों में निवास करते हैं इसीलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं, ये वाली लाइन इसके साथ ऐड कर देना अगर ये लक्षण लिख रहे हो तो। निवास करते हैं, इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। उदाहरण लिख दो, उदाहरण नहीं छोड़ना, ठीक है, 2 पूछे थे, 2 मैंने बता दिए। और क्या क्या लिख सकते हो बच्चों, और क्या लिख सकते हो, इनमें सवन उत्तक डेवलप नहीं होते, इसमें सवन उत्तक जो है वो परिवर्धित नहीं होते या पूर्ण विकसित नहीं होते, और ये क्रिप्टोगेम्स में आते हैं, बीज जैसी कोई संरचना नहीं बनती इनके अंदर, ये भी लिख सकते हो। बहुत सारे हैं ब्रायोफाइटा के, हमने 2 लिखे। उदाहरण क्या है, मॉस व लिवरवर्ट, लिवरवर्ट, ठीक है। ऐसे ही अब टेरिडोफाइटा के लिख दो, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के क्या 2 लक्षण लिख रहे हो, अब थोड़ी सी सिमिलैरिटी बता देना, इनमें थोड़ा सा अंतर है। इनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है, जड़ तना पत्ती में विभेदित है,
इन्हें क्या कहते हैं? ये स्थल में रहते हैं, ठीक है। दूसरा लक्षण क्या है? यह पूर्णतः स्थलीय है, कुछ को छोड़ के, है ना, एक दो एक्सेप्शन तो रहेंगे। पूर्णतः स्थलीय है, पादप है। क्या कहते हैं इनको? इनका निकनेम क्या है? अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, इनका निकनेम क्या है? पादप जगत के सरीसर्प। पादप जगत लिखना जरूर, पादप जगत के, खाली सरीसर्प मत लिख देना, गलत कर देगा। पादप जगत के सरीसर्प कहते हैं क्योंकि ये जमीन पे रहते हैं। उदाहरण क्या है इनके? इनका जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। दूसरा, इनमें सवन उत्तक डेवलप होते हैं। एक और मैं एक्स्ट्रा लिख रही हूँ, उसमें सवन उत्तक डेवलप नहीं होते, इसमें शुरू हो जाते हैं। इनको पहले सवनी पौधे भी कहते हैं। आपको याद है सबसे पहले सवनी उत्तक इसी में डेवलप हुए थे, पहले सहवनी पौधे भी कहते हैं इनको, सहवनी उत्तक वाले पौधे। जाइलम फ्लोएम यहीं से बनना शुरू हुआ है, इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं था, पहले सहवनी उत्तक वाले पौधे हैं ये। उदाहरण क्या है बच्चों इनके? एक लिख रही हूं मैं, मार्सिलिया, सिलेजिनेला, जो भी आपको याद रहे, मैंने मार्सिलिया लिखा है, ठीक है, हो गया ये। अब क्या है, हमें कुछ नहीं, क्रेब्स साइकिल का चित्र बनाने को बोला है। इससे इजी सवाल और भी क्या दे सकता है? लोग तो क्रेब्स साइकिल से डर जाते हैं, इसने क्या किया भाई, क्रेब्स साइकिल का सिर्फ चित्र बनाने को दिया है। और देखो लिखा भी है, क्रेब्स साइकिल का केवल रेखित स्वच्छ चित्र बनाना है और वर्णन की आवश्यकता नहीं है, पहले ही बोल दिया है। तो भाई अच्छा सवाल है, ठीक है, ये बढ़िया से सवाल है। अच्छा, ऑप्शन ये दोनों में ही था, ये ऑप्शन में नहीं है। ये बच्चे क्या है 11th में आ जाते हैं लेकिन ये चीज कवर नहीं कर पाते। देखो ये क था, ये आपको करना ही है। ख में आपके पास ऑप्शन था, या तो ये करो या ये करो, ठीक है। ग आपको करना ही है, घ भी आपको करना ही है। ऑप्शन ये ऐसा मत समझ लेना ये दो करो या ये सारे करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो पेपर को। नेक्स्ट पे चले। माइट्रो आपको सिर्फ बोला क्या है भाई, चित्र बनाने को बोला है तो हम बना देंगे। मेरे क्लास का देख के भी बना सकते हो भाई, आपके ऊपर है। ये लो, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। वैसे ही हमने भी ऐसा ही बनाया है, लेकिन हमने क्लास में बनाया है। तो ये क्रेब्स साइकिल का चित्र बनाने को बोला है तो हम बना देंगे क्रेब्स साइकिल। ये रहा क्रेब्स साइकिल। कौन सा चैप्टर है? कई बच्चों को तो अभी तक चैप्टर ही क्लियर नहीं है भाई। ये चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 14 में मिलेगा। कई बच्चे तो ऐसे हैं उनका बस नहीं चलता, वरना वो मेरे पास बुक लेके आ जाए, मैम आप ही खोल के बता दो कहाँ है, हमें नहीं मिल रहा। ऐसे भी हैं कुछ बच्चे। तो बेटा थोड़ी मेहनत करना सीखो। मैम मेहनत कर रही है आपके लिए, आपको मेहनत करनी है अपने लिए, है ना। मैं तो अपने लिए मेहनत कर नहीं रही, आपके लिए कर रही हूँ। आप तो खुद अपने लिए कर सकते हो ना। तो भाई थोड़ा सा अवेयर रहना सीखो। कुछ बच्चे तो अभी मैं जो लिख रही हूँ उसके लिए भी कह रहे हो मैम आप इतना भी हमें लिख के दे देती तो हमारे लिए थोड़ा सा और आसान हो जाता। चलो नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है धमनी और शिरा में, ये भी हमने किया है, ये सब हमने क्लास में अंतर कर रखे हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 18 है शायद, रुधिर परिसंचरण वाला। कौन सा चैप्टर है जहाँ पे हमने हार्ट वाला पढ़ा है? मेरे हिसाब से 18 ही है ना, देख लेना 17 है या 18 है। जो हार्ट पढ़ा है वहाँ पे हमने धमनी और शिरा में अंतर पढ़ा है, शायद लेक्चर नंबर 4-5 ही होगा कोई, ठीक है। तो धमनी शिरा में अंतर, अब इनमें से दो है आपके पास, या तो ये कर लो या ये वाला कर लो। ये चैप्टर नंबर 8 आ गया, देखो वापस, ये चैप्टर नंबर 8 है कोशिका वाला, ये भी हमने किया है। लवक के कितने प्रकार होते हैं और हरित लवक को सचित्र समझाओ, ठीक। तो ये आप कर सकते हो। अब मेरी बात सुनो, क्या करना है देख लेना, मैं तो दोनों बता देती हूँ। इन दोनों में ऑप्शन है, ये दोनों ही करने हैं। ये देख लो, उभयचर के लक्षण बताने और रेखित और अरेखित, ये भी हमने किया है क्लास के अंदर, सब किए हुए हैं बच्चों, सब किए हुए हैं। जो हमने अंतर लिखे हैं ना उसमें। चलो आ जाओ, सबसे पहले धमनी और शिरा में अंतर बता देते हैं आपको। हैंड रिटन नोट्स है उसमें ज्यादा अच्छे से लिखा हुआ है। देखो ये थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया है, लेकिन आप मेरे वाले पढ़ोगे जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसमें दिया है, उसमें और भी अच्छा बना के दिया है, तो वो वाला लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप नंबर देख लेना, अगर मान लो ये 2 ही नंबर का है तो फिर इतना बहुत है, ठीक है। धमनी इधर लिखा है, इधर शिरा लिखा है। क्या होता है धमनी में? धमनियां रुधिर को हृदय से अन्य अंगों में उत्तकों की ओर ले जाती है, ठीक है। धमनियों का क्या काम है? ये क्या करती है भाई? यार ये आज बोर्ड बड़ा ही नाटक कर रहा है। रुधिर को हृदय से अन्य अंगों और उत्तकों तक लग जाती है। क्या करती है भाई? हार्ट से, हमने पढ़ा था ना, ये हार्ट से ब्लड को लेके जाती है विभिन्न अंगों तक। ये क्या करती है? अंगों से रुधिर को हार्ट में लेकर आती है,
ठीक है। इसमें क्या होता है, अत्यधिक दाब होता है, क्योंकि भाई ये सारा ब्लड जो है हार्ट पंप करता है, हार्ट पंप करता है, धमनी में ब्लड जाता है तो बहुत प्रेशर से जाता है, तो इस पर दबाव अधिक होता है और झटके के साथ ब्लड जो है वो बाहर निकलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये शरीर से बेचारी नीचे से आ रही है, वैसे ही थकी आ रही, तो ऐसे मैंने आपको याद कराया था कि ऐसा सोचो ये पूरे अंगों से कलेक्ट कर करके ला रही है ना, तो इकट्ठा कर करके ला रही है तो थक जाती है बेचारी। तो इसमें है ना दिशा जो है वो हृदय की ओर होती है और ज्यादा दाब भी नहीं होता, धीमी होती है ये। अब देखो ये प्रेशर से जा रही है, तो प्रेशर से जाती है तो इसमें क्या होता है, दीवारें अत्यधिक मोटी होती है, अगर इतना प्रेशर लगेगा तो फट जाएगी, तो दीवारें अत्यधिक मोटी होती है, लचीली होती है। हमने इनकी आंतरिक संरचना भी पढ़ी है, इनमें लोचदार होती है और महीन दीवारें होती है, ठीक है। इनकी गुहा की याद आ रही है आपको, देखो यहाँ पे डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम बनवाया है मैंने क्लास में धमनी और शिरा का आंतरिक डायग्राम। इनकी गुहा कैसी होती है, सक्रिय होती है, जबकि इनकी गुहा जब हमने बनाई थी शिरा की तो कैसी बनाई थी, मोटी बनाई थी, है ना, गुहा चौड़ी बनाई थी। अंतर ये भी है एक, तो ये क्लास के अंदर मैंने डायग्राम बनाया है, वहां से देख सकते हैं अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, नहीं तो इतना बहुत है, जिनको इतना याद हो जाए उनके लिए बहुत है। जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं वो ये डायग्राम भी बनाएंगे, लेकिन वो डायग्राम कहाँ मिलेगा आपको, मेरी क्लास के अंदर, ठीक है। चैप्टर नंबर ये मैंने कहा वो रुधिर परिसंचरण वाला चैप्टर है, वहाँ पे हेडिंग डली हुई है रुधिर और शिरा में अंतर, और हमने आंतरिक संरचना भी पढ़ी है, उसके आसपास के लेक्चर में या इसी लेक्चर में देख लेना, ठीक है। इसकी गुहा सक्रिय होती है, प्राय शरीर के अंगों में गहराई में स्थित होती है, गहराई में होती है धमनियां, ये ऊपर होती है सतह पे। और क्या होती है, ये अनुपस्थित होते हैं, क्या कपाट नहीं होते, क्योंकि अपने आप प्रेशर से ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो कपाट की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे थोड़े थोड़े दूरी पर क्या होते हैं, कपाट होते हैं, क्योंकि इनमें जम तो होता नहीं है, रुधिर हो सकता है वापस नीचे आ जाए, तो कपाट लगे होते हैं, दरवाजे। इनकी दीवारें मोटी होती है, इनकी पतली होती है, पिचक जाने, ये पिचकती नहीं है, ये पिचक जाती है। गुलाबी रंग की होती है, ये नीले बैंगनी रंग की होती है, ठीक है। इनमें क्या होता है, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, ये एक्सेप्शन है, वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि सारी धमनियों में क्या बहता है, ऑक्सीजनित रुधिर, यानी कि जिसको हम शुद्ध ब्लड कहते हैं, शुद्ध रुधिर कहते हैं, वो बहता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है, ये सवाल 10th का है वैसे तो, लेकिन पूछ सकते हैं 11th में भी कभी बार कि भाई फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है, बाकी सब में शुद्ध रहता है। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे फुफ्फुस शिरा में शुद्ध बहता है, बाकी सारी शिराओं के अंदर अशुद्ध रहता है, ठीक है। इसमें हमेशा 15% ही रहता है, ज्यादा ब्लड नहीं बहता। इसमें देखो सबसे ज्यादा ब्लड तो शिराओं के, क्योंकि शरीर से कलेक्ट करके ला रही है भाई सारा ब्लड, तो 60 से 65% रहता है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था वो था लवक वाला। तो पहला सवाल तो ये पूछा है लवक क्या होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं पूछी, लवक वाला सवाल था ना। इसके बाद लवक क्या है, यह पादप कोशिका में, पादप कोशिका क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि जंतुओं में नहीं होता, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। पादप कोशिका में उपस्थित एक द्विझिल्ली अंगक है, कोशिका अंगक भी लिख सकते हो, अंगक है आप लिख देना, ठीक है, पहले तो ये लिख देना है। अब लवक कितने प्रकार के होते हैं ये हमसे पूछा है, क्वेश्चन में ही पूछा है, तो हमने 3 प्रकार के लवक पढ़े हैं। अवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं, इसका इंग्लिश शब्द ध्यान रखें, हो सकता है आपको ल्यूकोप्लास्ट के नाम से पूछ ले सवाल। दूसरे होते हैं हरित लवक, जिससे हम जन्म जन्मांतर से वाकिफ हैं, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट सेम होता है, अभी भी जो बच्चे जागे नहीं हैं वो जाग जाए कि हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट सेम होता है, इसी के अंदर क्लोरोफिल रहता है, ठीक है। वर्णी लवक और क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं भाई, नाम बता रहा है, ये तो रंगहीन होते हैं, ये रंग हरे रंग के होते हैं, और ये रंगीन होते हैं, अलग अलग कलर के, है ना, जैसे पुष्पों का कलर अलग अलग होता है क्योंकि उसमें वर्ण की लवक। टमाटर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गाजर का दिया था, ठीक है, उसमें कैरोटीनोइड्स पाए जाते हैं, कैरोटीनोइड्स वर्णक पाए जाते हैं, इसीलिए वो कलरफुल होती है गाजर भी, टमाटर भी कलरफुल होता है, ठीक है, उसमें ल्यूकोपीन वर्णक पाया जाता है। तो ऐसे वर्णक होते हैं। अब होते क्या है, हमें डिटेल बताना है थोड़ा थोड़ा, तो हम बता देते हैं कि विभिन्न प्रकार के वर्णक है। सबसे पहले हरित लवक की बात करेंगे, इसकी तो हमें संरचना भी लिखनी है, क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, प्रकार लिखने हैं और हरित लवक की वर्णन भी करना है। मैंने यहाँ पे पूरा वर्णन नहीं लिखा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हरित लवक का भी वही है, ये द्विझिल्ली होता है, इसके अंदर डीएनए और इसका खुद का क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल रहते हैं। चित्र बनाना है भाई,
चित्र कैसा बनेगा हरित लवक का? अगर आपको चित्र ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो भाई प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर खोलना, उसके अंदर हरित लवक का चित्र बना हुआ है, ठीक है। पूरा थाइलेकॉइड वगैरह, थाइलेकॉइड होते हैं, क्लास में भी बनवाया है मैंने, ये जब हमने हरित लवक पढ़ा है तब मैंने बनाया है। यहाँ पे क्या है, ये द्विजिल्ली होता है ऐसा, ठीक है। इसमें सिक्के पे सिक्के जैसी संरचनाएं पाई जाती है ऐसी, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? अब तो पता होगा, थाइलेकॉइड, ग्रेना, ये ग्रेना होते हैं, खुद का डीएनए भी है इसके अंदर, ठीक है। ये वाला याद आ रहा है, ये प्रकाश संश्लेषण में अच्छा बना हुआ है, इस शायद चैप्टर से बेटर प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में अच्छा बना हुआ है ये हरित लवक का चित्र, और क्लास में तो हमने बनाया ही है। तो आपको यहाँ पे चित्र बनाना है क्योंकि उसने बोला है सचित्र वर्णन करो, ठीक है। हरित लवक क्या होता है, इसमें पर्णहरित होता है और कैरोटीनॉइड्स भी मिलते हैं। ये क्या करता है भाई, प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, ये तो आपको पता ही है, प्रकाशीय ऊर्जा को संचित करता है। दूसरी बात हम कर लेते हैं अवर्णकी लवक। अवर्णी लवक क्या होते हैं? अवर्णी लवक में कैरोटीनॉइड्स होते हैं क्योंकि ये कलरफुल होता है, ठीक है। कौन कौन से? कैरोटीन, जेंथोफिल व अन्य दूसरे वर्णक होते हैं। और ये कैसा, पीले नारंगी रंग का होता है। अवर्णकी लवक जिसमें कोई कलर नहीं है, बेचारे कलरलेस, जैसे कि जड़, जड़ में भी जो लवक पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, अवर्णकी प्रकार के होते हैं, इसलिए जड़ों का कोई रंग नहीं होता, ठीक है। आकृति आकार में रंगहीन होते हैं, खाद्य पदार्थ का संचय करते हैं, इनका क्या काम है, खाद्य पदार्थ का संचय करते हैं, ये बात ध्यान रखना। ल्यूकोप्लास्ट, मंड में, मंड लवक जो होते हैं उसमें मंड रहता है, मंड क्या होता है, स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च का जो संचय करते हैं उनको मंड लवक कह देते हैं। जैसे आलू में, तेल लवकों में वसा, प्रोटीन आदि सबका संचयन करते हैं, इनका काम कलर देना नहीं है, इनका काम संचयन करना है। ये तीनों आपस में परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। बताया था ना, वर्णकी लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक, ये तीनों क्या हो सकते हैं, आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये सब आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। इसीलिए टमाटर पहले हरा होता है क्योंकि उसमें हरित लवक होता है, फिर वो कलरफुल हो जाता है क्योंकि उसमें दूसरा वर्णकी लवक आ जाता है ना, क्लोरोफिल, ल्यूकोपिन आ जाता है, जिसकी वजह से वो कलरफुल रेड कलर का हो जाता है। ऐसे ही मिर्ची में भी आपने देखा है। तो ये आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट हमें उभयचर के लक्षण लिखने, ये कौन सा चैप्टर है, वो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, एम्फीबिया, एम्फीबिया के लक्षण लिखने। अब हमने एम्फीबिया के कम से कम शायद 15 या 16 कैरेक्टर लिखे हैं। अब उसमें से आप अच्छे अच्छे छांट लेना, मैंने अपने हिसाब से अच्छे अच्छे छांट लिए, आप अपने हिसाब से अच्छे अच्छे छांट लेना। जो मेन पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फालतू फालतू को छोड़ दिया है, ठीक है। ये असमतापी होते हैं, यानी कि इनका क्या होता है भाई, शरीर का तापमान बदलता रहता है ना। अधिक ताप पे ये शीत निंद्रा में चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, हाइबरनेशन जिसको कहते हैं, शीत निंद्रा। सर्दियों में और बारिश में दिखेंगे, सर्दी और गर्मी में नहीं दिखते, इनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है, इन्हीं को असमतापी कहते हैं। अच्छा, इनका एक दूसरा नाम क्या है, ठंडे खून के प्राणी। एक बार क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है क्लास 11th में, ठंडे खून के प्राणी कौन से हैं भाई? जो असमतापी होते हैं उन्हीं को ठंडे खून के प्राणी कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। तो खाली एम्फीबिया नहीं आते इसके अंदर, सरीसृप भी आते हैं, वो भी असमतापी होते हैं। क्यों होते हैं असमतापी, क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका शरीर का तापमान बाहर के तापमान के हिसाब से बदलता रहता है, समान नहीं रहता, असमतापी। शरीर में सिर, धड़ और पूंछ में बटा हुआ रहता है, किसी में पूंछ नहीं होती, जैसे सिलामेंडर है उसमें पूंछ होती है, मेंढक में पूंछ नहीं होती। तो पूंछ किसी किसी में पाई जाती है, किसी में नहीं पाई जाती, जैसे सिलामेंडर में पूंछ पाई जाती है। और क्या होता है, इसमें बाहरी कर्ण नहीं होते, इनके पास सिर्फ टिम्पैनम होता है अंदर वाला, बाहरी कर्ण नहीं होता। 5 उंगलियां होती है, और 5 उंगलियां होती है जिसमें उंगलियां नहीं होती उनको एपोडा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल इक्विथियस पढ़ा था हमने, सांप जैसा दिखता है जो, है ना, जो कुंडली मार के बैठा रहता है, बाकी सब में पैर होते हैं। ये वाला छोड़ सकते हो, लाइन छोड़ना चाहो तो, ठीक है। इसकी त्वचा में ग्रंथिल नमी, देखा मेंढक कितना चिपचिपा सा होता है, मॉइस्चर वाला होता है। भाई हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, बस मेरा ये मोटो है कि मॉडल पेपर से थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए आपका। बाकी तो मुझे से बड़बड़ करके निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि कुछ बच्चे जो कुछ नहीं पढ़े उनके लिए तो कुछ हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। 5 उंगलियां होती है, पंजे होते हैं इनके पास,
हृदय 3 कोष्ठी होता है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। इनमें नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि ये द्विलिंगी प्रकार के होते हैं, ठीक है, नर मादा अलग अलग होते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, इसमें एक संरचना पाई जाती है अवस्कर, जो इनकी स्पेशलिटी है। मेंढक तो वैसे भी हमने पूरा पढ़ा हुआ है, इनमें अवस्कर छिद्र पाया जाता है जो इनकी स्पेशलिटी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ लिखे हैं, आप सारे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें देखो किसी के साथ दिया हुआ है ये, तो ज्यादा नंबर का नहीं है, ये 2 नंबर का है, तो उसमें सारी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमें क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा है, अरेखित और रेखित पेशियों में अंतर। ये आपको शायद क्लास के अंदर मैंने ऐसे बताया तो है, लेकिन टेबल नहीं बनाई है, तो जो बच्चे के पास ये लिखा हुआ नहीं है वो लिख लें एक बार इसको अच्छे से, क्लास के बच्चे, क्योंकि हमने किया है ये, लेकिन शायद टेबल फॉर्म में मैंने नहीं करवाया है, मुझे ऐसा कुछ याद है। बाकी अगर किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो यहाँ पे दे रखा है, उभयचर के बाद कौन सा क्वेश्चन दे रखा था, यही दे रखा था, नंबर देख लेती हूं मैं उसका, हाँ ये वाला, घ वाला। उभयचर कर लिया, अब घ वाला करना है। इन दोनों में ही ऑप्शन है, ये तो दोनों ही करने हैं, तो ये वाला कर रहे हैं। अंतर वाले क्वेश्चन तो देखो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ना ही नहीं है अंतर वाले क्वेश्चन में तो, ठीक है। घ वाला है ये, तो घ देख लेते हैं हम, ये आ गया आपका घ वाला। ये घ वाला है, कौन सा है, रेखित और अरेखित पेशियों में। रेखित व अरेखित 3 प्रकार की पेशियां पढ़ी है हमने, रेखित, अरेखित और हृदय पेशियां। तो हो सकता है हृदय पेशियां भी साथ में जोड़ दिया जाए, तो ध्यान रखना है, हृदय पेशियां तो अपने आप में यूनिक है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे स्थिति दे रखी है, ये अंतरांगों में होती है। अरेखित पेशियां मैंने आपको कहा था हमारे विसरल ऑर्गन्स में होती है, जो आंतरिक अंग है, जैसे इंटेस्टाइन है ना, यूरिनरी ब्लैडर है, पाचन तंत्र है, उनमें जो पेशियां होती है वो कैसी होती है, आंतरंगों को, मतलब अंदर जो अंग पाए जा रहे हैं उनमें। कंकाल से जुड़ी रहती है। रेखित पेशियां कहते ही उसके, रेखित पेशियों का ही दूसरा नाम क्या है, कंकालीय पेशियां, याद तो है ना सब। रेखित पेशियों का ही दूसरा नाम कंकाली पेशियां है, क्योंकि ये कंकाल से जुड़ती है। इनमें क्या होता है, ये लंबी और तुर्कुरूपी होती है। तुर्कुरूपी सब पता होना चाहिए, अब तक तो मैं रिवीजन करवा रही हूँ बच्चों, एक्सप्लेनेशन नहीं। ये तुर्कुरूपी होती है, जबकि ये कैसी होती है, ये ऐसी बेलनाकार होती है और इसमें बैंड्स पाए जाते हैं। ये तो हमने 2 बार पढ़ा है, एक बार चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा है इसको, नहीं चैप्टर नंबर 7 वो जो उत्तक वाला चैप्टर है उसमें भी पढ़ा है, प्लस जब हमने पेशी वाला पढ़ा था तब भी पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है इस टॉपिक को। उसके बाद इसमें क्या होता है, केंद्रक एक होता है, इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, बहु केंद्र की लिख सकते हो। केंद्रकों की स्थिति इसमें बीच में होती है ना, बीच में केंद्रक होता है इसमें। इसमें क्या होती है, परिधि में होती है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे होता है। आड़ी धारिया, बैंड्स जिसको हम कहते हैं, जो मैंने ऊपर बनाया है अभी, है ना, इनमें बैंड्स नहीं होते, ये सिंपल होती है। और इनमें क्या होते हैं भाई, ऐसी धारियां होती हैं जिसको ए लाइन, ए बैंड, आई बैंड, है ना, वो पढ़े थे। संकुचन की दर इसमें कम होती है, ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, है ना, लेकिन ये जो कंकाली पेशियां होती है ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है, संकुचित होती है। संकुचन की क्षमता इसमें अधिक होती है, इसमें कम होती है। तो ये अंतर लिख सकते हैं, जिन्होंने क्लास में नहीं लिखा है वो अब लिख ले इसको, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, भाई बैच वाले बच्चों को तो पीडीएफ मिल जाएगी, जिनके पास बैच नहीं है वो थोड़ा सा नोट कर लें, इसको पॉज कर करके कैसे भी स्क्रीनशॉट लेना है। अब है नेक्स्ट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर। फिर आगे अंतर वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये मेरे बैच वाले बच्चे भी लिख लें, क्योंकि ये भी हमने ओरली किया है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी वैसे तो आपके तो बल्ले बल्ले हैं, बाकी सारे लिख लें। बहुत अच्छे अंतर लिख के दिए हैं मैंने, भाई हाथ से बनाई है स्पेशली, सब सोच समझ के, और अच्छी टेबल है, आगे तक काम में आएगी। कोशिकाओं में अंतर बताना है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका में अंतर वाले क्वेश्चन तो बच्चों रट ही लेना। ये देखो फिर आगे अंतर वाला क्वेश्चन, इनमें से मैंने बोला 70% 80% क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिलेंगे इन टॉपिक्स में जो अब मैं पढ़ा रही हूँ। अभी हो सकता है सेम क्वेश्चन ही मिल जाए, ठीक है, तो बिल्कुल देख के चलें। समसूत्री अर्धसूत्री में अंतर हमने करा है, ये मैं आपको आज नया करवाने वाली हूँ। ओरली तो हमने किया है, लेकिन रिटर्न आज करेंगे। फ्लेम सेल्स क्या होती है, फ्लेम सेल्स क्या होती है, ज्वाला कोशिकाएं। ये कौन सा चैप्टर आ गया, ये एनिमल वाला चैप्टर है। किसमें पढ़ी थी ज्वाला कोशिकाएं, ऑर्थोपोडा के अंदर। उसी से रिलेटेड आपको कंपाउंड आई पूछिए, है ना, कॉकरोच के अंदर पढ़ी थी। उसके बाद आपको लाइसोसोम बताना है, और कोशिका झिल्ली का क्या करना है, मॉडल बताना है। कौन सा वाला मॉडल,
कोशिका झिल्ली के संदर्भ को जो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल इंग्लिश नाम है इसका, हिंदी नाम क्या है इसका? तरल। इंग्लिश नाम बच्चों कर लेना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, वरना पेपर में कुछ समझ नहीं आएगा, फिर घर जाके बोलोगे मैम ये तो मुझे आता था। बस इंग्लिश के नाम, कई बच्चे ऐसा ही बोलते हैं। आज अभी भी मैं जब एमसीक्यू करवाती हूँ तो बच्चे बोलते हैं मैम इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूज हो गए। तरल, तरल मॉडल, तरल द्रव्य मॉडल कहते हैं इसको। किसने दिया था ये? सिंगर निकोलसन ने। सब याद होना चाहिए, ठीक है। लाइसोसोम, तो अभी हम सबके आंसर्स देखेंगे। सबसे पहला ये दो ऑप्शन में है, देखो ये तो करना ही है, इसमें से और इन, हाँ इसमें से कर सकते हो और इनमें से कर सकते हो। ये अलग आ गया, फिर ये अलग है बच्चों, ठीक है। समझ गए आप बात को कैसे है ये कर सकते, ये तो करना ही है इसमें, और ये जो आपको छोटे छोटे दिए हैं इनमें से आपको कोई एक करना है, या तो ये तीनों कर लो या ये कर लो। फिर ये अलग आ गया, ग आ गया ना, ये अलग आ गया, ख ग, ख के बाद ग, ये अलग आ गया। ऐसे पेपर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पूछ लिया करो नहीं समझ में आए तो, जो भी टीचर है। चले अब प्रोकैरियोट, देखो प्रोकैरियोट के अंतर सब लिख लेना बच्चों, ये अब एक ही बार बना लो, जिंदगी भर का आराम हो जाएगा इसमें। देखो यहाँ पे जो है लक्षण क्या है, यहाँ पे मैंने लक्षण ले लिए, ठीक है। यहाँ पे प्रोकैरियोट, यहाँ पे यूकैरियोट। अब मैंने शॉर्ट ट्रिक अपनाई है यहाँ पे, प्लस माइनस करके। प्लस का मतलब क्या है अभी से बता रही हूँ, प्लस जहां पे लिखा हुआ है उसका मतलब है उपस्थित। ये शॉर्ट ट्रिक है, एग्जाम में प्लस माइनस मत करना, ये आपको याद करने के लिए। माइनस का मतलब होता है अनुपस्थित है, ठीक है। अब हम शॉर्ट में करेंगे काम। कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोट में होती है प्लस, यूकैरियोट में भी होती है प्लस, ठीक है। इसमें श्वसनीय श्रृंखला पाई जाती है। फिर उसके बाद हमें बात करें कोशिका भित्ति की, कोशिका भित्ति इसमें होती है, प्लस लिखा हुआ है, लेकिन इसमें अमीनो और शर्करा म्यूरेमिक अम्ल की बनी होती है, जबकि यहाँ पे सेल्यूलोज की बनी होती है। जितने भी यूकैरियोट है, यूकैरियोट में भी, सारे यूकैरियोट में नहीं होती, प्लांट में होती है कोशिका भित्ति, तो एनिमल्स में नहीं होती, प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती है। ईआर, ईआर क्या है? अंतःप्रदवी जालिका। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, क्लास देखते ही नहीं है, डायरेक्ट आफ्टर पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, है ना। फिर आफ्टर पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, फिर ऐसे गोला लगा के भेजेंगे मैम ये क्या है। तो अभी जो मैंने बोला वो तो उन्होंने सुना ही नहीं, उन्होंने तो डायरेक्ट सस्ता काम किया कि चलो आफ्टर पीडीएफ, मैम की क्लास कौन देखेगा, हम तो आफ्टर पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। पिटाई खाएंगे कभी कभी मेरे से। तो ईआर क्या है? अंतःप्रदवी जालिका है। ये क्या है? नहीं होती, माइनस मतलब प्रोकैरियोट में नहीं होती। ये प्रोकैरियोट चल रहे हैं इधर वाले, इधर वाले प्रोकैरियोट है। एक बार और लिख देती हूं मैं, ये प्रो है, शॉर्ट में लिख रही हूं, और ये यू है, ठीक है, शॉर्ट में। ये माइनस होती है और ये प्लस मतलब उपस्थित होती है। आपको उपस्थित अनुपस्थित लिखना है, मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट करके दिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता, इसमें होता है। राइसोसोम इसमें नहीं होता, इसमें होता है। यूकैरियोट में होते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं। रिक्तिका इसमें नहीं होती, इसमें होती है। राइबोसोम दोनों में होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में 70 इस प्रकार का होता है और यूकैरियोट में 80 इस प्रकार का। अच्छा तरीका है ना। और बताओ, देखो कोशिका, कोशिका विभाजन इसमें असूत्री प्रकार का होता है। हमने 3 प्रकार के विभाजन पढ़े थे, आपको याद हो तो। एनसीईआरटी ने 2 दे रखे थे, मैंने आपको तीसरा भी पढ़ाया था कि असूत्री। देखो यहाँ दिया हुआ है, असूत्री होता है, और वहां पे बोला भी था ये बैक्टीरिया के अंदर ही होता है। तो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में आते हैं ना, ठीक है। इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का देखने को मिलेगा आपको। केंद्रक झिल्ली, प्रोकैरियोट तो है ही बदनाम इसलिए क्योंकि उनके पास केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो माइनस प्लस, ठीक है। इधर डीएनए, इनके पास वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार का मतलब ऐसा, ऐसा सर्कल शेप। वृत्ताकार का मतलब बता देती हूँ, ये वृत्ताकार है। हमारे पास लीनियर होता है, रेखीय होता है यूकैरियोट के पास, ऐसे लंबा लंबा। डीएनए बनाया था ना हमने, डीएनए की संरचना ऐसा लंबा बनाया था, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन इनके पास नहीं होती, मेन अंतर। ये हमने एमसीक्यू में भी किया हुआ है क्वेश्चन, ये होती है। दूसरा अंतर ये है, गुणसूत्र संख्या 1 होती है, इसमें 1 से ज्यादा होती है। सब जीवों में अलग अलग है, जैसे हम में 46 है, किसी में 23 है, किसी में 7 ही है। यहाँ पे 1 ही है बेचारों के पास, ये वाला बस। केंद्रिका नहीं होती, होती है। पिगमेंट इनके पास वर्णक पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होता इनके पास, दूसरे वर्णक हैं। जैसे सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, वो नीले बैंगनी कलर के होते हैं, क्योंकि वर्णक तो है उनके पास, पिगमेंट तो है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इनके पास भाई पादपों में क्लोरोप्लास्ट होता है, जंतुओं में नहीं होता, ठीक है।
उदाहरण क्या है? माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, नील हरित शैवाल प्रोकैरियोट के, और यूकैरियोट के पादप और जंतु। ठीक है, पादप को पादप भी लिख सकते हो। चले, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा था समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। ये हमने क्लास के अंदर किया है, अगर आपके पास लिखा हुआ है तो। ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, उसके हमने शायद लास्ट लेक्चर में अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन के बारे में अंतर पढ़ा है। समसूत्री इधर लिखा हुआ है, अर्धसूत्री इधर लिखा हुआ है। उसमें से भी मैंने कुछ काट दिए हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हमें नंबर देख के काम करना है। क्लास में मैंने बहुत सारे लिखवाए हैं, ये कम है उससे, कुछ मेन लिख दिए। अब मैंने सारे नहीं लिखे, क्योंकि नंबर कम है। 2 नंबर में आप सारा थोड़ी लिखोगे, यही आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगर नंबर 2 है तो आपको 2 नंबर के हिसाब से काम करना है। नंबर 4 है तो फिर पूरा बक दो, जितना भी आता है। ठीक है, समझ गए? अब कोशिका इसमें एक बार विभाजित होती है, इसमें 2 बार विभाजित होती है। इसमें कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन हमेशा कायिक कोशिका में होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। जब युग्मक बनते हैं तब जनन कोशिका में विभाजन होता है। नर युग्मक, मादा युग्मक ऐसे बनते हैं। ये अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों में पाया जाता है। ये ऐसा नहीं है, ये केवल लैंगिक जनन में पाया जाता है। ठीक है, ये केवल लैंगिक जनन में, और ये अलैंगिक और लैंगिक दोनों में पाया जाता है। उसके बाद इनमें डीएनए द्विगुणन अंतरावस्था में होता है। कोशिका विभाजन की अवस्थाएं होती है ना, उसमें एक अवस्था आती है अंतरा विभाजन, फिर G1, G0 एस अवस्था। तो डीएनए का जो डुप्लीकेशन होता है वो इंटरफेस के अंदर होता है, अंतरावस्था के अंदर। इसमें डीएनए का अंतरावस्था में होता है, परंतु अंत्यावस्था में नहीं होता। इसमें तो वैसे भी 2 बार विभाजन होता है। एक बार विभाजन होता है और डीएनए का द्विगुणन होता है। इसमें 2 बार विभाजन होता है ना। अर्धसूत्री विभाजन की 2 थी ना, अर्धसूत्री विभाजन 1, अर्धसूत्री विभाजन 2, 2 बार पढ़ा था ना। इनमें पूर्वावस्था इजी होती है, पूर्वावस्था सबसे सरल होती है। इसमें कॉम्प्लिकेटेड थी। पूर्वावस्था के भी कुछ स्टेजेस थी, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइडीन, है ना, डाइकाइनेसिस। तो इसमें पूर्वावस्था बहुत लंबी होती है, वो भी 1 वाली। 2 वाली तो इजी होती है, 1 वाली टफ होती है। इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों का युग्मन नहीं होता, इसमें गुणसूत्रों की पेयरिंग होती है। होमोलाइगस गुणसूत्र एक पास पास आते हैं अर्धसूत्री विभाजन में। क्रॉसिंग ओवर नहीं होता इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, काइज्मा बनते हैं। इधर लिख देना क्रॉसिंग ओवर होता है, काइज्मा भी बनते हैं। पूरी लाइन लिखो ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हो मेरे आंसर से। ठीक है, कोशिका विभाजन और गुणसूत्र विभाजन इसमें क्या होता है? एक ही बार होता है, जबकि इसमें 2 बार होता है। कोशिका विभाजन 2 बार होता है, लेकिन गुणसूत्र विभाजन एक ही बार होता है। ये एमसीक्यू भी आएगा ऐसा, ये एमसीक्यू आया हुआ है बच्चों ये वाला, कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? 2 बार कोशिका विभाजन, 1 बार गुणसूत्र विभाजन। और भी है, फिर है विभाजन के पश्चात गुणसूत्र पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसीलिए समसूत्री कह रहे हैं। इधर आधी हो जाएगी। ठीक है, पुत्री कोशिका और मातृ कोशिका के लक्षण समान होते हैं, यही इसका कैरेक्टर है, क्योंकि गुणसूत्र समान है तो लक्षण भी समान है। यहाँ पे आधे भी हो जाते हैं, प्लस इसमें नर और मादा के आधे पापा के आधे मम्मी के मिलते हैं, तो भाई मिक्सिंग हो जाती है, मिश्रण हो जाता है। तो यहाँ पे जो पुत्री कोशिका बनती है, जो संतति कोशिका बनती है, वो क्या हो जाती है बच्चों? मिक्सिंग हो जाती है ना उसके अंदर। ठीक, ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट पूछा है ज्वाला कोशिका है। याद आ रही है ज्वाला कोशिकाओं का डायग्राम? फिर से बना दूं एक बार। फ्लेम सेल्स एनिमल वाले चैप्टर में पढ़ा है, क्या ऐसी बनाई थी ना, हाथ जैसी, ऐसी, है ना। ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही वैसी बना दी, रुको फिर से बनाती हूँ। ऐसी बनाई थी, याद आ रही है कि नहीं? यहाँ पे ये ऐसे होते हैं थ्रेड्स, इसीलिए तो इनको फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये ज्वाला जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका केंद्रक होता है, राइबोसोम होते हैं। याद आ रहा है? वही लिखना है भाई। किसमें होती है ये? ऑर्थोपोडा संघ के अंदर होती है। प्लस और भी, जैसे कि यकृत, फीताक्रमी, उत्सर्जन, प्लेटिहेल्मिन्थ इसके अंदर भी होती है, इंसेक्ट्स के अंदर भी होती है। इंसेक्ट्स के अंदर चपटेक्रमी जो होते हैं, यकृत, फीताक्रमी आदि में उत्सर्जन और जल उत्सर्जन के लिए पाई जाती है ज्वाला कोशिकाएं क्या जाती है। इनकी संरचना में कोशिका काय होता है, ये कोशिका काय है, इसको लेबल कर सकते हो। ये पूरा कोशिका काय है। कोशिका का प्रमुख भाग अंडाकार होता है, ये अंडाकार भाग है, जिसमें शाखा काय निकले होते हैं। ये रही फ्लेम,
ये फ्लेम सेल, ये है शाखाकाय, इसी की वजह से इसको फ्लेम सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये कोशिकाकाय है। और क्या होगा इसमें, केंद्रक होता है, तो एक केंद्रक लिख दो। बस इतनी सी लेबलिंग करनी है, डायग्राम जरूर बनाना, क्लास का देख लेना। ठीक है, फिर है संयुक्त नेत्र। ये भी हमने किस में देखे थे, कॉकरोच के अंदर स्पेशली पढ़े थे। इसमें 2000 ओमिटीडिया होते हैं, बात करी थी। कॉकरोच के सिर के दोनों पार्श्व में एक बड़े काले वृत्ताकार अवृंत, अवृंत का मतलब बिना स्टॉक के, डायरेक्ट ये खड्डा है, इससे नेत्र लगा हुआ है ऐसे, और वृंत वाला होता है उसमें ऐसे होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जटिल संवेदनांग है। प्रत्येक नेत्र में क्यूटिकल का पारदर्शी आवरण होता है और इसमें 2000 छोटे छोटे, ये हमने एमसीक्यू भी किया था, ये क्वेश्चन आया हुआ भी एक बार, 2000 षटकोणीय भागों में बटा होता है इसका संयुक्त नेत्र। वो मक्खी वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मक्खी पिक्चर वाला, कि इसकी जो कंपाउंड आई है वो ऐसे बहुत सारे टुकड़ों में बटी होती है। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में तो इसको फलिकाएं कह रहे हैं, फैसलेट्स। एक और वर्ड बताया था मैंने, ओमनीशिया, ओमनीशिया भी बताया था ना, या ओमनीटिया बोलना चाहते हो, ओमिनिटिया बोला था, ओमेटिट्स, ओमिटिया बोला था। 2000 होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे। ठीक है, तो ये लिखना है, क्योंकि ये किसी के साथ है तो छोटा ही लिखना है इसको। भाई इसके साथ दिया है ना, इसको किसके साथ दिया है, ये देखो फ्लेम सेल के साथ दिया है बच्चों, किसी के साथ आया हुआ है तो ज्यादा बड़ा नहीं करना इसको। ये देखो इसमें फ्लेम सेल ये और लाइसोसोम फिर हम बड़ा कर देंगे तो इन दोनों को छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों तो साथ में ही है। हमें तो भाई 2-3 नंबर के हिसाब से काम करना है। लाइसोसोम के बारे में क्या ही बताएं, सब जानते हो लाइसोसोम को। ये भी चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तक चैप्टर नंबर 8 से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, समझ में आई आपको ये बात, इसीलिए आपको मैं चैप्टर नंबर 8 बार बार बोलती जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7, फिर आपका श्वसन वाला चैप्टर, आपका प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीछे से मानव में से कोई एक तंत्र आने वाला है। ठीक है, अभी से बोल रही हूँ, जो पीछे हमने मानव वाले पढ़े ना, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण, इसमें से कोई एक तंत्र या फिर ऐसे अंतर वाले क्वेश्चंस उसमें से भी बन जाएंगे, जैसे यहाँ पे बने थे। लाइसोसोम लिख दो। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे ने की थी। ये जंतु कोशिका में पाया जाता है परंतु पादप कोशिका में नहीं होता, बहुत उपस्थिति कम है इसकी। धीरे एक झिल्ली होता है, ये भी बात मैंने बोला था कि एक झिल्ली वाले ऑर्गन्स ध्यान में रखना। 2 झिल्ली वाले कौन से हैं, एक झिल्ली वाले कौन से हैं। लाइसोसोम एक झिल्ली वाला है। इसके अंदर पीटिका होती है। इसकी क्या खासियत है कि इसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो अम्लीय माध्यम में काम करते हैं और कोशिका में उपस्थित पदार्थों का पाचन करते हैं। इन एंजाइम का क्या नाम है, जल अपघटनीय एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम्स। और क्या नाम है इनका, क्वेश्चन आया हुआ है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं इसके अंदर, हाइड्रोलाइटिक। ये जल अपघटनी को ही इंग्लिश में हाइड्रोलाइटिक कहते हैं। एक क्वेश्चन भी हमने किया है, निम्न में से किसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, या इसी को पूछ ले कि लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटनीय या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। पाचन कर देते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं ना लाइसोसोम को, आत्मघाती थैली। ये भी जरूर लिखना, यहाँ पे आत्मघाती थैली बोलते हैं इसको, कॉमन नेम। ठीक है, ये लिख लोगे। यहाँ पे और क्या ऐड कर सकते हो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे आप लाइसोसोम के प्रकार ऐड कर सकते हो। प्रकार कितने पढ़े हमने, 4 प्रकार पढ़े हैं। कौन कौन से, प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ओरली, क्या ये जगह नहीं है, लिख दूं क्या यहाँ, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तृतीयक था क्या, ठीक है, तृतीयक नहीं था, वो क्या था, अपशिष्ट वाला, अपशिष्ट वाला, रिड्यूजल, अपशिष्ट। ठीक है, तृतीयक जैसा कुछ भी नहीं था, अपशिष्ट था। और चौथा वाला कौन सा था, स्वभक्षी, जो जोश में मैडम बोल रही है तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक था, फिर अपशिष्ट था, फिर स्वभोगी, ऑटोसोमल था। 4 प्रकार के लाइसोसोम पढ़े हैं, वो आप सिर्फ नाम लिखना है, क्योंकि मैंने कहा उसके साथ करना है हमें, तो नंबर तो भाई इक्वल ही है, 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 चीजें कर लिया आपने, तो भाई सिर्फ प्रकार के नाम लिख देना। ये हो सकता है 1-1 लाइन लिख दो, चित्र जरूर बनाना ही क्या है, गोला तो बनाना है सिर्फ। ठीक है, कोशिका बना के उसके अंदर लाइसोसोम बता देना।
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल किसने दिया था भाई? सिंगर निकोल्सन ने दिया था। कोशिका झिल्ली के हमने बहुत से मॉडल पढ़े थे, लेकिन एनसीईआरटी में एक ही दिया हुआ है और वो ये वाला है। ठीक है, क्लास में मैंने आपको और भी मॉडल्स बताए थे। तो ये आता है, किसने प्रतिपादित किया है, ये नाम ध्यान रखना है। इस पे छोटा वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, सिंगर और निकोल्सन ने दिया था, छोटा क्वेश्चन आ सकता है इस पे। प्रोटीन इसमें दो प्रकार के होते हैं, बाहरी प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। एक डायग्राम बना दूं, कैसे बनाया था हमने इसका डायग्राम? झिल्ली कैसी होती है, यहाँ पे तो ऐसे ये लिपिड्स होते हैं, बाई लेयर्ड लिपिड्स होता है यहाँ पे। ठीक है, बीच बीच में हमें प्रोटीन बनाने, तो पहले मैं लिपिड बना देती हूँ। बुक वाला डायग्राम तो गजब का है, उसको तो बनाना ही मत, बहुत ही खतरनाक है वो। थोड़ी सी डिटेलिंग यहाँ से ऐड कर देना। ठीक है, और डिटेलिंग आप ऐड कर लेना। क्या होते हैं? दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक तो जो अंदर धसे हुए रहते हैं, इनको आंतरिक प्रोटीन कहते हैं, ये आंतरिक है, आंतरिक प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन ऐसे बाहर लगे हुए रहते हैं, कुछ आधे अधूरे भी लगे होते हैं, ये कौन से हैं? ये बाहरी प्रोटीन है। एनसीईआरटी में डायग्राम है बच्चों, लेकिन उसको थोड़ा सा इजी कर लेती हूँ मैं। ठीक है, ये क्या है? ये लिपिड की बाई लेयर है, ये लिपिड है, लिपिड द्विपरत या द्विस्तरीय बोल सकते हो, परतीय। और यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन बना रखे हैं ऐसे, एनसीईआरटी ने, वो बना देना। ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ग्लाइकोकैलिक्स बना रखे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक, क्या है भाई? बाहरी प्रोटीन, दो प्रकार के प्रोटीन बोले, एक बाहरी जो बाहर की तरफ होते हैं, अंदर जो आंतरिक होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही सतह पे पाए जाते हैं, द्विस्तरीय, 20 से 30% होते हैं कुल प्रोटीन का। आंतरिक प्रोटीन जो है वो लिपिड के बीच में धसे हुए रहते हैं, 70% पार्ट ये बनाते हैं। ठीक है, और आसानी से अलग नहीं किए जा सकते। बस ये लिखना है आपको, द्विमोज़ेक मॉडल, और डायग्राम बनाना है। ग्लाइकोप्रोटीन अथवा लिपोप्रोटीन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ये हो गया आपका तरल मोज़ेक मॉडल। हिंदी और इंग्लिश दोनों ध्यान रखनी है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय और अचक्रीय। ये भी हमने क्लास में किया है। देखो क्लास में बहुत कुछ कर रखा है, बस आप क्लास पढ़ लो, ज्यादा दूसरी किताबें भी नहीं छानोगे ना, सिर्फ मेरी क्लास देख के नोट्स पढ़ लोगे ना, सही कह रहे हो, काम हो जाने का है। एक तो ये करना है, उसके बाद हमें बताना है भाई श्वसन गुणांक क्या होता है, ये भी हमने किया हुआ है। रुधिर और लसिका में अंतर, ये भी हमने किया हुआ है। ठीक है, दोनों ही किए हुए हैं। ये फिर आपका कौन सा आ गया? ये आ गया आपका चैप्टर नंबर 18 है, रुधिर परिसंचरण वाला। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हेडिंग के साथ डला हुआ है लेक्चर, रुधिर व लसिका में अंतर, देख लेना। जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, लेक्चर जो बैच वाले हैं उनके पास तो अवेलेबल ही होगा। श्वसन गुणांक भी हमने किया हुआ है। ठीक है, अब चलो सबसे पहले चक्रीय और अचक्रीय की बात कर ले। चक्रीय और अचक्रीय, ये कौन सा वाला है? क वाला। ठीक है, चक्रीय अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में अंतर, ये चक्रीय है साइक्लिक, ये अचक्रीय। हमने ये कहाँ किया है? चैप्टर नंबर कौन सा है बच्चों? ये फर्स्ट वाली, ये चैप्टर नंबर 13 प्रकाश श्वसन वाले का लास्ट लेक्चर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे कर ही रहे। इनमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन पथ साइक्लिक रूप से चलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, PS1 और PS2 दोनों काम में आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? अचक्रीय रूप से चलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वहां पे वापस, अच्छा इसमें सिर्फ PS1 चलता है, सॉरी इसमें PS2 चलता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वहां पे पहुंचता नहीं है, यहाँ पे वापस मिल जाता है इलेक्ट्रॉन। इसमें 700, क्योंकि PS1 काम में आ रहा है, उसकी वेवलेंथ कितनी चाहिए हमें? 700 के आसपास चाहिए। तो 700 वाला जो है इलेक्ट्रॉन लेता है और वापस लौट के बुद्धू घर को आ जाता है। ठीक है, इसलिए चक्रीय वाला है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें दोनों काम में आते हैं, PS1 और PS2। तो शुरुआत कहाँ से होती है? PS2 से होती है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद इसमें केवल मानव कर्म ही होते हैं, और इसमें क्या होते हैं? इसमें प्रकाश कर्म 1 और प्रकाश कर्म 2, मतलब कि वही PS1 PS2 दोनों काम में आते हैं, यहाँ पे सिर्फ PS1 काम में आता है। इसी का लास्ट संडे क्या गया हुआ है? इसी का लास्ट संडे हमने वन शॉट भी किया हुआ है, तो वन शॉट भी अवेलेबल है इसका। जल का प्रकाश अपघटन नहीं होता इसमें जल का प्रकाश अपघटन होना होता है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन वापस आता नहीं है इधर, तो भाई वो रोने लग जाता है। आपको बताया था ना कि हाय मेरा इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर जल कहता है मैं दूंगा, ऐसी वाली कहानी सुनाई थी। इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती, इसमें ऑक्सीजन निकलेगी। इसमें क्या होता है? NADH2 का निर्माण नहीं होता, केवल ATP बनता है।
यहाँ पे क्या होता है, NADH2 भी बनता है और ATP भी बनता है, दोनों बनते हैं नॉन साइक्लिक में। इसमें फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो सीरीज होती है वो आती है B6F1, साइटोक्रोम B6X1 जो होता है उससे ATP बनता है। यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे जो होता है फोटो क्विनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 में जाता है और ATP बनती है, सिर्फ ATP बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या क्या बनता है, यहाँ पे NADH2 प्लस ATP प्लस ऑक्सीजन भी बनती है, वहां पे सिर्फ ATP बनता है क्योंकि वो ये कहाँ पे होता है, ये स्ट्रोमा लेमिला पे होते हैं, याद आया PS2। अब है नेक्स्ट हमारा जो श्वसन गुणांक वाला, ठीक है, श्वसन गुणांक पूछा है ना दूसरा वाला। श्वसन गुणांक हमने किया हुआ है, सिंपल सा है। क्या परिभाषा लिखनी है श्वसन गुणांक की, शॉर्ट में लिख दूं मैं एक बार। श्वसन की प्रक्रिया में, श्वसन की प्रक्रिया में निष्कासित ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये आएगा, इसके आने के चांसेस है, ठीक है। निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड, अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड है ना ऐसे सिंबल में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मूला भी लिखना। कार्बन डाइऑक्साइड व उपयोग की हुई ऑक्सीजन में के अनुपात को डैश कहते हैं, ठीक है, श्वसन गुणांक कहते हैं। क्या है श्वसन गुणांक, श्वसन गुणांक को RQ से प्रदर्शित करते हैं और वो क्या होता है, निष्कासित CO2 अपॉन उपयोग ऑक्सीजन, जो भी अनुपात आता है वो श्वसन गुणांक कहलाता है। श्वसन गुणांक हमने देखा था कि सबसे पहले ऐसे श्वसन गुणांक जिनका मान इकाई होता है, किनका मान इकाई होता है, तो हमने कहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसका जब श्वसन होता है तो हमेशा श्वसन गुणांक कितना निकलता है, 1 निकलता है। आपको यहाँ रिएक्शन लिखनी है C6H12O6 श्वसन वाली। ऑक्सीजन कितने यूज होते हैं इसमें, 6 ऑक्सीजन यूज होते हैं, ठीक है। क्या निकलता है बच्चों, 6 CO2 निकलती है, ये रिएक्शन तो याद ही होगी मेरे हिसाब से, 6 H2O और ऊर्जा निकलती है। ये हमारा श्वसन की क्रियाविधि है। अब हमें इसका श्वसन गुणांक निकालना है। ये क्या है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है मैम, बिल्कुल सही। अभी क्या है, RQ निकाल लो, CO2 अपॉन O2 निकलनी है आपको। CO2 कितनी है, 6 है, O2 कितनी है, 6 है, तो श्वसन गुणांक क्या आया, 1। इसीलिए ये कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है। ये आपको वैसे भी याद करना है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, अब ऐसा नहीं हमेशा आपको ग्लूकोज दे, आपको पूछ ले स्टार्च का श्वसन गुणांक कितना होता है, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि स्टार्च, सेल्यूलोज ये सब कार्बोहाइड्रेट है, उनका श्वसन गुणांक 1 ही होगा। दूसरा, कुछ ऐसे हैं हमारे पास जिनका श्वसन गुणांक 1 से कम होता है, उसमें आपको 2 याद रखने हैं, एक तो प्रोटीन और वसा। वसा का कितना बताया था, वसा का बताया है 0.7 और प्रोटीन का कितना बताया है, प्रोटीन का 0.9। इसमें एक रिएक्शन है, अगर आपको याद होती है तो अच्छी बात है, नहीं याद होती है तो छोड़ देना, ठीक है। लिखवाई है मैंने C51, मुझे तो याद है इसलिए लिख रही हूं मैं, 4 प्लस 145 NCERT में दी हुई है बच्चों ये रिएक्शन, ठीक है। और ऑक्सीजन यूज होती है और 102 CO2 निकलती है प्लस 98 H2O और ऊर्जा जो भी निकलती है, ऊर्जा लिखो नहीं लिखो क्या फर्क पड़ता है। RQ क्या आ जाएगा इसका, ये फॉर्मूला शायद NCERT में नहीं दे रखा है, ये ट्राइपामिटिक एसिड है, ठीक है, नाम लिख लेना इसका। तो 6 CO2 और O2 का कितना हो गया भाई, 102 और 145, नीचे बड़ा नंबर है तो आंसर जो है वो पॉइंट में आएगा। ये वसा है बच्चों, ये वसा है। अगर इसका नाम भी नहीं लिखना चाहते हो तो सिर्फ वसा लिख देना, वो भी सही है, लेकिन इसका नाम बताया है मैंने, ट्राइपामिटिक एसिड है। 2 हो गया। तीसरा, कुछ ऐसे भी है जिसका अनंत या 0 होता है, तो भाई ऐसे भी है। एक मैंने बताया था 1 से अधिक मान भी होता है, किसका होता है 1 से अधिक मान, जो कार्बनिक एसिड होते हैं उनका मान 1 से अधिक भी हो जाता है कई बार, ठीक है। और प्लस ये वाला हमने देखा था, जो भाई ऑक्सीश्वसन नहीं करते, अनाक्सी श्वसन करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, उनमें क्या होता है, तो बैक्टीरिया में तो भाई ऑक्सीजन काम ही नहीं आती, नहीं काम आती ना, C6
H12O6 से क्या बनता है, 6CO2, ठीक है, और एथेनॉल बनता है, और पानी या ऊर्जा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो RQ ना क्या निकलेगा बच्चों, RQ क्या निकलेगा, O2 अपॉन CO2, 2 ही है, नीचे तो कुछ है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये 1 से अधिक होगी या अनंत भी हो सकती है, या 2 भी मान लो। अगर 2 भी मानोगे तो वो लिख रहा है ना 1 से अधिक ही है, ठीक है, अनंत नहीं लिखना चाहते हो तो। ये हो गया। अब है हमारे पास क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, रुधिर और लसिका में अंतर है, ठीक है, रुधिर और लसिका में अंतर बता देते हैं। ये इधर लसिका है, इधर रुधिर है, ये लिख ले अच्छे से, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती लिम्फ के अंदर, क्योंकि लिम्फ क्या होता है, जो हमारी धमनियां आती है, कैसी होती है लिम्फ, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देती हूँ, भूली बिसरी यादें, ठीक है भाई। धमनी आती है, धमनी केशिकाओं में बढ़ जाती है, ठीक है, और फिर वेन्स बना लेती है इधर वापस इकट्ठी होके। तो हमने क्या कहा था, जब धमनियां जो है वो ऐसे केशिकाओं में बढ़ती है तो हाई प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से एक अंतर कोशिकीय द्रव्य यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, इंट्रास्टिशियल फ्लूइड कहा था, बाद में ये लिम्फ बनाता है। तो इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, ब्लड सेल्स नहीं होती, इसमें क्या होते हैं, रुधिराणु नहीं होते, मतलब आरबीसी नहीं होती इसके अंदर बच्चों। इसके अंदर आरबीसी होती है, जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर। ये रंगहीन होता है, कई बुक्स इसको पीला भी लिखती है, लेकिन ठीक है रंगहीन। ये गाढ़े लाल रंग का होता है भाई। इसमें WBC की संख्या बहुत ज्यादा होती है, श्वेत रुधिरकाणु जिसको हम कहते हैं। इसमें श्वेत रुधिरकाणु जो होते हैं वो थोड़े से अधिक होते हैं, इसमें कम है, इसमें अधिक है। इसमें न्यूट्रोफिल की संख्या सर्वाधिक है, और इसमें न्यूट्रोफिल की संख्या जो है वो कैसी होती है, लिम्फोसाइट की संख्या ज्यादा होती है। इसमें न्यूट्रोफिल की ज्यादा होती है, इसमें लिम्फोसाइट की ज्यादा होती है। ये हो गया रुधिर और लसिका, बस इतना ही लिखना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन फिर से कह रही हूं, मेरे हिसाब से या तो क्रेब्स साइकिल आना है एक, या एक ग्लाइकोलाइसिस आना है, और एक ये क्वेश्चन देखो, इसमें दोनों ही है। अगर आपको यहाँ पे सुन लेना बच्चे, ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि मुझे लगता है आप गड़बड़ करके आओगे। अगर आपको कोशिकीय श्वसन शब्द देता है, कोशिकीय श्वसन शब्द देता है, तो आपको ये रहा इसका उत्तर। कोशिकीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस भी बताना है और क्रेब्स साइकिल का भी वर्णन करना पड़ेगा। लेकिन अगर नाम से आता है कि ग्लाइकोलाइसिस बताओ या क्रेब्स साइकिल बताओ, तो फिर ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन अगर कोशिकीय श्वसन शब्द आता है, आपको दोनों बताने हैं। अब मैं ये दोनों यहाँ पे नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, उसमें मैं डिटेल में, हमने 1 शॉट भी कर लिया, क्लास भी कर ली, और एक अभी चैप्टर नंबर 14, ये चैप्टर नंबर 14 है, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सेगमेंट लाऊंगी मैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे फिर से इसकी बात करेंगे। तो ये रहा ग्लाइकोलाइसिस वाला, एनसीईआरटी में बना हुआ है, हमने देख भी लिया, 1 शॉट भी आ गया इसका। क्रेब्स साइकिल भी आप कर लेंगे, क्रेब्स साइकिल ये रहा, अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम भी देखा था, ऊपर आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरा डिटेल आपको ग्लाइकोलाइसिस की और क्रेब्स साइकिल की लिखनी है। अब जो बच्चे बैच के हैं उनके पास तो नोट्स हैं, जिनके पास यूट्यूब वाला चैनल है उस पर इतना डिटेल में नहीं है, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, तो आप अपनी किसी गाइड या उसकी हेल्प ले सकते हैं, एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरा यहाँ पे बखान करना है, बड़े नंबर का क्वेश्चन है ये। या इसके कंपैरिजन में ये 2 कर लो, जैसे C3 और C4, ये भी हमने क्लास में किया हुआ है, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 13 के लास्ट लेक्चर में, वैसे तो हम कर ही रहे हैं इसको। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में अंतर, ये आपको यहीं पे मिलेगा, ये क्लास में नहीं किया है हमने, मतलब ऐसे ओरली किया है, लिखा हुआ नहीं किया। तो भाई ये वाला मैं पूरा नहीं बता रही, इसमें आपको ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल करना है। कोशिकीय श्वसन से आप क्या समझते हैं, ये परिभाषा कैसे दोगे। कार्बनिक पदार्थों को या कार्बनिक पदार्थों की ऑक्सीजन से क्रिया करवाकर ऊर्जा उत्पन्न करने की घटना या प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन कहलाती है। यह कोशिका के अंदर होती है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है। क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के। ये 2 बातें भी आपको याद होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलें अब C3 C4 प्लांट में अंतर, ठीक, कहाँ है ये, चैप्टर नंबर 13 वाला है ये। या C3 पौधे की पत्तियों, मतलब हमने किए हुए हैं, ये देखो ये पेपर आया हुआ है, मैंने क्या कहा आपको कि ये पेपर मैंने कैसे बनाया है, जो बच्चे हैं उनके जो पेपर, जिनके पेपर हो चुके हैं उनके पेपर्स में ये क्वेश्चन आए हैं, और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बोला ना हमने किए हुए हैं, सब क्वेश्चन हमने किए हैं, और ये अंतर वाले तो सभी किए हैं हमने लास्ट लेक्चर के अंदर। हर चैप्टर में जितने भी अंतर वाले क्वेश्चन थे
मैंने करवा दिए, कुछ एक दो छूट गए जो आज करवा दिए, ठीक है। तो अगर आप लेक्चर भी देख रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा अगर ध्यान से देख रहे हैं। ये भी हमने किया है लास्ट लेक्चर में। C3 में क्या होता है, पत्तियों में पाया जाता है, जबकि C4 जो होता है वो C4 में पाया जाता है। इसमें CO2 का स्थिरीकरण एक बार होता है, जबकि इसमें क्या होता है 2 बार होता है, क्योंकि C4 वालों में C4 भी चलेगा C3 भी चलेगा। C3 तो पाना मिलना है ही सब में। इसमें रुबिस्को यानी RUBP जो होता है वो CO2 ग्राही होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे CO2 ग्राही कौन होता है, फास्फोइनोल पाइरुवेट होता है ना। फास्फोइनोल पाइरुवेट जो होता है वो CO2 को ग्रहण करता है। इसमें क्या होता है, इसमें CO2 का स्थिरीकरण करता है, 3 कार्बन वाला बनता है, इसीलिए इसको C3 भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अस्थाई जो बनता है सबसे पहला PGA वो 3 कार्बन वाला होता है। इसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, इसका भी वन शॉट आ चुका है चैप्टर नंबर 13 का। इसमें भी क्या होता है OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, जिसमें 4 कार्बन होते हैं, इसीलिए उसको C4 साइकिल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल में CO2 ग्रहण की जाती है, यहाँ पे अधिक मात्रा में CO2 ग्रहण की जाती है, यहाँ से कम है। इसमें तापक्रम 20 से 25 डिग्री सेंसिटिव है, ज्यादा तापक्रम बढ़ेगा तो इसमें फोटो रेस्पिरेशन होने लग जाता है, ऑक्सीशोषण होने लग जाता है, तो इनको नुकसान होता है। इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, बेचारे ऑक्सीशोषण से बचने के लिए ही C4 साइकिल चलाते हैं, ये इसका एक उपयोग भी है। इसमें फास्फोग्लाइकोलेट बनता है, इसमें क्या नहीं होता, श्वसन नहीं होता, ठीक है, प्रकाश श्वसन नहीं होता, इसमें प्रकाश श्वसन हो जाता है। इसमें एंजाइम कौन सा है, रुबिस्को काम में आता है पहले। इसमें जब C4 चलेगा तब तो रुबिस्को ही काम में आता है, लेकिन जब C3 चलता है तब तो रुबिस्को ही काम में आता है, लेकिन उससे पहले कौन आता है, PEP काम में आता है, फास्फोइनोल पाइरुवेट काम में आता है, ठीक है। तो ये अंतर है, ये हमने किया भी है क्लास के अंदर, सारे अंतर हमने किए हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला था, क्वेश्चन क्या था, C3 C4 के बाद कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में अंतर। तो आ जाओ कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा की तरफ। ये रहा कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा, ये भी लिख ले, ये हमने नहीं किया है, मतलब ओरली किया है, लिखा हुआ नहीं किया है, तो इसको थोड़ा सा बैच वाले जो बच्चे हैं वो भी कर ले, खैर उनको तो PDF मिल जाएगी। कॉर्डेटा इनके जीवन की किसी न किसी अवस्था में पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, नोटोकॉर्ड जो है वो पाई जाती है, इनमें नोटोकॉर्ड का अभाव होता है, इसीलिए ये कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा में रखे हैं। इनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आहार नाल की पृष्ठ सतह पर होता है। डायग्राम बनाया था हमने, डायग्राम बनाया था, नोटोकॉर्ड होती है, ये नोटोकॉर्ड है, ठीक है, और नोटोकॉर्ड के ऊपर जो नर्व सेंट्रल नर्व नाल है, जिसको हम न्यूरल कैनाल भी कह रहे हैं, वो कहाँ होती है, पृष्ठ सतह पे होती है, जबकि इनमें कहाँ होती है, आहार नाल के अधर सतह पे, मतलब नीचे की तरफ होती है। इनमें पृष्ठ सतह पे ऊपर की तरफ है और इनमें नीचे की तरफ है। भाई ये डायग्राम मैंने इसका बनाया है, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए। जीवन की किसी न किसी अवस्था में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, इनमें गिल स्लिट्स नहीं होते। जो भी 5 कैरेक्टर है ना कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के, वही लिखने हैं यहाँ पे। भाई इसमें सबसे पहले क्या, नोटोकॉर्ड होती है, दूसरा नर्व कॉर्ड होती है, इसमें नर्व कॉर्ड नहीं होती। इसमें क्या होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, इसमें गिल स्लिट्स नहीं होते। पुच्छीय भाग पाया जाता है इसके अंदर, इनमें नहीं पाया जाता। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आहार की पृष्ठ सतह पर होती है, ये हो गया, गिल स्लिट्स वाला हो गया। हृदय जो होता है वो शेष अधर सतह पे, हमारा जो हार्ट है वो वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, अधर सतह पे स्थित होता है ना, अधर सतह है ना हमारी ये वेंट्रल, जबकि इनमें क्या होता है, डोर्सल पे होता है। इनमें जो नॉन कॉर्डेटा होते हैं उनके डोर्सल पे हार्ट रहता है, हमारे वेंट्रल पे रहता है। इनमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, निवाहिका तंत्र नहीं पाया जाता। अब निवाहिका तंत्र क्या होता है, इसके लिए आपको मेरा जो लेक्चर है चैप्टर नंबर, हाँ वो 18वां रुधिर परिसंचरण तंत्र वाला, उसमें मैंने यकृत निवाहिका तंत्र को अच्छे से समझाया है, जब मैंने द्विपरिसंचरण तंत्र समझाया उसी के साथ, तो वो वाला लेक्चर देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि निवाहिका तंत्र क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल क्लास नहीं देख रहे, प्लस इसको समझाने में मुझे आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है। यकृत निवाहिका तंत्र इसमें अनुपस्थित होता है। इसमें रुधिर वाहिका जो होती है वो होती है पृष्ठ सतह पे। इसमें पृष्ठ वाहिकाओं का जो बहाव होता है वो पीछे से आगे की ओर होता है, और इसमें कैसा होता है, आगे से पीछे की ओर होता है, ठीक है।
इसमें क्या होता है भाई, गुदा और पुच्छी है, वही पूछ जैसी संरचना पाई जाती है, जो 5वां कैरेक्टर है कॉर्डेटा का। इसमें पुच्छ जैसी संरचना जो होती है वो नहीं पाई जाती, कोडल नहीं पाई जाती, कॉक्साई नहीं पाई जाती बोन्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम के। तो ये मेन कैरेक्टर है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। इससे आपको कॉर्डेटा के लक्षण भी याद हो जाएंगे। ये कॉर्डेटा के लक्षण है जो हमने इधर लिखे, और ये नॉन कॉर्डेटा के लक्षण है जो हमने लिखे, बस उनको ही अंतर बना के भी लिख दिया है। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होते हैं अंतर वाला क्वेश्चन आता है तो वो सोचते हैं मैम ये तो कैसे करें। देखो, जो आप किसी की परिभाषा पढ़ते हो, आप किसी के बारे में पढ़ते हो, अगर उसी से किसी से अंतर पूछा है तो आपको पता होना चाहिए, ये अब आप स्किल डेवलप कर लो कि भाई हमने एक की परिभाषा पढ़ी, हमने दूसरे की भी पढ़ी है, तो मेन अंतर तो वही है, जो उसकी परिभाषा है, जो इसकी परिभाषा है, जो हम उसके बारे में पढ़ते हैं वही तो हमें दूसरे से अंतर बताता है। अब अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में से ये दे दूं, मान लो ये क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन ये आया कॉर्डेटा के लक्षण बताओ, तो बच्चों यही कॉर्डेटा के लक्षण है जो हमने यहाँ लिखे हैं, उन्हीं को मैंने अंतर बना के लिख दिया, और यही नॉन कॉर्डेटा के लक्षण है, उन्हीं को मैंने इस साइड लिख दिया। ऐसे भी थोड़ा सा करना सीखो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आंसर है, अच्छा मैं बता देती हूँ, ये जो पेपर था ये 60 नंबर का पेपर है, इसमें हर क्वेश्चन के आगे मार्किंग नहीं दी हुई थी, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी इसके साथ। और मैंने जैसे कहा, मैंने 2-3 पेपर्स को मिला के काम किया है, तो वैसे भी मार्किंग बैठती नहीं, इसलिए मार्किंग मैंने नहीं दी है। F1 पार्टिकल, अभी बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, खुला व बंद संचरण तंत्र, ये भी हमने किया हुआ है, ये भी हमने किया हुआ है, और F1 पार्टिकल भी हमने किए हुए हैं, बस यही करना है। बताओ F1 पार्टिकल क्या थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने देखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी कला पे अनेक कण व छोटे छोटे वृंत पाए जाते हैं, आसंजित होते हैं, ठीक है। इसको F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम भी कहते हैं। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी संख्या लगभग 10⁴ से 10⁻15 तक होती है। इसके 3 भाग होते हैं, ये बात की हुई है हमने, आधारी भाग, वृंत भाग और शीर्ष भाग, ऐसे बनाया था। जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तब भी बनाया था, और ये हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी बताया, ठीक है। ये रहा हमारा क्या, ऑक्सीसोम। इसमें ये क्या है, यहाँ पे तो बेसल आ जाएगा, ये आधार है इसका, ठीक है, ये आधार होता है, ये इसका स्टॉक है वृंत, ठीक है, और ये है इसका शीर्ष भाग। इसको क्या बोलते हैं, इसको F1 बोलते हैं। यहाँ पे ATPase रहता है, ATPase एंजाइम रहता है, और यहीं से ATP सिंथेसिस होता है। अगर किसी को प्रकाश वाला चैप्टर याद आ रहा हो तो हमने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला ध्यान आ रहा हो, वहाँ पे 5वां कॉम्प्लेक्स जो बनाते हैं वो यही बनाते हैं। ऐसा वाला बनाया था वहाँ पे मैंने, ऐसे बनाया था वहाँ पे, अगर किसी को याद आ रहा हो। इसको CF0 बोला था हमने, CF1 CF0। तो ये यही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पे पाया जाता है, और इसके 3 भाग होते हैं। क्या काम आता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहीं पे चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहीं पे चलती है बच्चों, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये। यह फर्नांडिस ऑर्गन भी कहते हैं, रुको मैं अपना लिखा हुआ मिटा देती हूँ, बीच में आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इन कणों को फर्नांडिस मोरोन भी कहते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखें। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के कण होते हैं, F1 पार्टिकल, ऑक्सीसोम पार्टिकल, फर्नांडिस और कण, सब इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया, ये पढ़ी हुई है। प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होते हैं भाई, 2 तरह के हमारे पास 3 चीजें हैं, ठीक है। प्रकाशिक तंत्र में हमें क्या करना है, सूर्य से प्रकाश लेते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और ये कहाँ पे होती है, ग्रेना के अंदर होती है। कहाँ होती है बच्चों, ग्रेना में, ठीक है, ग्रेना में होती है। और दोनों तंत्र काम में आते हैं इसमें, PS2 और PS1, और 2 तरह का चक्र चलाते हैं, ठीक है, चक्रीय या अचक्रीय दोनों प्रकार का। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह 3 पथों में होता है। सबसे पहले तो जल अपघटन होता है, जो PS2, याद आ रहा है क्या किसी को भाई, ये PS2 था 680 वाला, मैं बता देती हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, प्राथमिक ग्राही के पास, प्राथमिक ग्राही से कहाँ जाता है, प्लास्टोक्विनोन पे, फिर साइटोक्रोम B6F पे, फिर साइटोक्रोम PC पे, फिर किसको मिल जाता है, PS1 को मिल जाता है, ये PS1 है 700। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्राथमिक ग्राही पे, और फिर NAD
H2 को मिलता है। यहाँ पे ATP भी उत्पन्न होते हैं। याद आ रहा है क्या? हमने वन शॉट भी कर लिया इसका। यही यहाँ पे होता है। इससे क्या उत्पन्न होता है? इसमें जल अपघटन होता है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं तो इसको कौन देता है इलेक्ट्रॉन? ये रोने लग जाता है तो H+ इलेक्ट्रॉन प्लस ऊर्जा, तो ये इलेक्ट्रॉन जल देता है। फिर PS2 और PS1 ये साइकिल चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? प्रकाश से NADP+ जो है वो इलेक्ट्रॉन उसको मिलता है और NADH2 NADPH2 बनता है। क्या बनती है इस प्रक्रिया में? इस प्रक्रिया में NADPH2 बनता है, ATP बनती है और ऊर्जा बनती है। ये हमें काम में लेनी है। कितने बनती है इसके अंदर? कितनी बनती है? 12 NADPH2 बनता है और 18 ATP बनती है इस चक्र के अंदर। प्रकाशीय अभिक्रिया ये प्रकाश में होती है, ये आपको सारा लिखना है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अप्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, और ये कहाँ होती है? ये स्ट्रोमा में होती है, ग्रेना में नहीं होती। इसमें क्या हो रहा है? जो ATP और NADH बनाए हैं आपने, उससे हमें क्या करना है? ऊर्जा उत्पन्न करनी है, ठीक है। उससे हमें खाना बनाना है, प्रकाशिक अभिक्रिया करनी है, ग्लूकोज बनाना है, कार्बोहाइड्रेट बनाने हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, ठीक है। इसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया ये स्ट्रोमा में होती है और CO2 काम में लेते हैं और क्या बनाते हैं? इससे शर्करा बनाते हैं, मंड बनाते हैं, जो अप्रकाशिक अभिक्रिया थी। इसमें हम क्या चलाते हैं? ये केल्विन साइकिल। दो तरह से किया था, एक तो C3 साइकिल चलाते हैं या फिर C4 साइकिल चलाएंगे। पर अगर आपको आता है, आपको ये दोनों लिख देने हैं और डिस्क्रिप्शन किसका देना है? C3 का देना है। केल्विन साइकिल ही बताना है आपको। H/ साइकिल तो अगर आपको पूछता है तो ही बताओगे आप। ये C4 है, ये C3 है, तो C3 साइकिल पूरा आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा डायग्राम बना देना बस केल्विन साइकिल का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये उसके साथ पूछा हुआ है। हमें केल्विन साइकिल पूछा नहीं है, हमें पूछा है प्रकाशिक और अप्रकाशिक क्या है। तो इसमें 18 ATP NADPH2 यूज होते हैं और ग्लूकोज बनता है। हर बार में एक CO2 का अणु बाहर निकलता है। 6 बार केल्विन साइकिल चलता है ना? याद आ रहा है कि केल्विन साइकिल? CO2 आती है, थोड़ा सा रफ बता दूं। CO2 आती है और क्या बनता है? PgAl बनता है, ठीक है। फिर ट्रायोज बनता है, किसी को याद नहीं आ रहा हो, और फिर रुबिस्को बन जाता है, RuBsco, RuBp यहाँ पे काम में आता है, ठीक है। ये वाला केल्विन साइकिल चलाना है आपको, कर लोगे? ये सिर्फ बताना है, पूरा से केल्विन साइकिल का डिस्क्रिप्शन नहीं देना, सिर्फ डायग्राम बना देना एक छोटा सा रफ। नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, इतना बहुत है जो मैंने लिखा है, ठीक है। अब है खुला और बंद परिसंचरण तंत्र में क्या अंतर है, ये भी लिख लो। वैसे तो हमने बहुत डिटेल में किया है। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जो कीटों में पाया जाता है, जिसमें ब्लड जो है वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आता है ना। स्पाइरेकल्स होते हैं उनके पास। तो भाई इनमें क्या होता है? श्वसन तंत्र में ऊतक स्तर पर केशिकाओं का अभाव होता है, इसमें कैपिलरीज नहीं होती, अर्थात रुधिर ऊतक सीधे संपर्क में। मैंने रसगुल्ले का एग्जाम्पल दिया था कि इनमें जो अंग होते हैं वो चाशनी के अंदर डूबे हुए रसगुल्ले की तरह होते हैं। इनमें जो अंग होते हैं वो खून के अंदर डूबे हुए रहते हैं, ब्लड के अंदर। एक गुहा होती है जिसको हीमोसील नाम दिया था, उसके अंदर ब्लड चला जाता है, उसी के अंदर अंग भी रहते हैं। ये बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। इसमें केशिकाएं होती है, अंग डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते, केशिकाएं उनको आदान प्रदान करती है, गैसों का और चीजों का। तो केशिकाओं से ढका हुआ रहते हैं इनके अंग, ठीक है। इनमें दाब जो होता है वो निम्न होता है, इसमें हाई प्रेशर रहता है क्योंकि धमनियों में, शिराओं में ब्लड बहता है। इनके पास धमनी शिरा जैसा कुछ भी नहीं है। इनमें सामान्यतः निश्चित रुधिर वाहिनियों का अभाव होता है, वही धमनी शिरा नहीं होती। यहाँ पर हमारे पास रुधिर वाहिकाएं होती है, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑर्थोपोडा के अंदर, क्रस्टेशिया, कीट जितने भी है। मैंने ऐसे बताया था ना कि ये यहाँ पे छेद होते हैं, स्पाइरेकल्स होते हैं, और ये डायरेक्ट जो रहता है ऐसा कनेक्शन रहता है इनके बीच में, ऐसे ये हीमोसील रहती है बीच में। तो डायरेक्ट जो ब्लड है वो हवा के कांटेक्ट में रहता है, डायरेक्ट ऑक्सीजन का आसपास हो रहा है। हम में ऐसा नहीं है, हम में सांस लेते हैं हम, ऑक्सीजन अंदर जाती है, केशिकाएं वहां से लेती है। श्वसन वाला हमने परिसंचरण तंत्र वाला पढ़ा है ना, गैसीय श्वसन कैसे होता है, तो केशिकाओं के द्वारा होता है। इनमें तो खुला है सब कुछ खाता। हृदय कम दबाव के साथ रुधिर लसिका और रुधिर शरीर की ओर भेजता है और बहुत धीरे धीरे पंप करता है। इनके तो हृदय भी या तो एक कक्षीय, द्विकक्षीय ऐसे प्रकार के होते हैं। हमारे पास भाई 4 चैम्बर है, शुद्ध अशुद्ध रुधिर अलग अलग बहता है, काम करता है, अत्यधिक शीघ्रता से काम करता है। उदाहरण देख ही रहे हो आप, देखिए एनालिडा
सिफेलोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेट्स यानी कि वर्टिब्रेट्स जितने भी है उन सब में बंद प्रकार का पाया जाता है। खुले प्रकार का किसमें होता है? ऑर्थोपोडा के अंदर होता है। इसका मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, क्या बताया था? AMP बताया था, ठीक है, AMP बताया था ना। ऑर्थोपोडा, मोलस्का और प्लेटिहेल्मिन्थिस, ठीक है। चले नेक्स्ट है हृदय का नामांकित चित्र बना के भाई अंतर समझाना है। एक कहा था मैंने एक तंत्र जरूर आएगा। पीछे वाले जो चैप्टर्स हैं मानव जो फिजियोलॉजी एनाटॉमी वाले चैप्टर्स हैं, कहाँ से? चैप्टर नंबर आपके शुरू हो जाते हैं 16 से, पाचन तंत्र जहां से शुरू होता है। पाचन तंत्र से चैप्टर नंबर 22 तक में जितने भी तंत्र आप पढ़ रहे हो उसमें से एक तंत्र जरूर आना है, या तो उत्सर्जन तंत्र आएगा या मानव हृदय तंत्र या पाचन तंत्र। देखो पाचन तंत्र सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम्स का। लेकिन उससे बाद सेकंड नंबर जो आता है वो उत्सर्जन का आता है। उत्सर्जन तंत्र उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या आती है? पेशियों की संरचना आपके आ सकती है। ये हृदय वाला तो मैं बहुत लास्ट में लेती हूँ, बहुत कम स्कूल्स में हार्ट को प्रिपरेशन देते हैं क्योंकि टफ भी पड़ती है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा वाला। तो भाई पूरी डिटेल जो कुछ भी आपको आता है सब। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन सबको मिलेगा, सबको ही मिलता है 11th के अंदर। देखो या तो हार्ट बता दो या फिर सोलेनेसी फैमिली के लक्षण बताने। अब आपके ऊपर है आप क्या बताना चाहते हो, सोलेनेसी बताना चाहते हो या हार्ट बताना चाहते हो। हार्ट बताना चाहते हो तो हार्ट ये रहा, हार्ट वाला लेक्चर देखें, नोट्स देखें, सब हमने लिखा है। 2-4 चैम्बर होते हैं, दाया निलय बाला निलय होता है, बीच में त्रिकपाटीय द्वार होते हैं, सब कुछ जो हार्ट के बारे में। क्रियाविधि मत लिखना, सिर्फ संरचना लिखने को बोला और हार्ट का चित्र बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, नोट्स है आपके पास, बुक है आपके पास। नोट्स में ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है बुक के कंपैरिजन में। लेक्चर है आपके पास मेरा, ठीक है, उसमें पर कुछ चीज़ें मैंने बोली होगी वो आपने नोट की होगी तो आप लिख लेंगे। हार्ट की संरचना सोलेनेसी मैं आपको बता देती हूँ, तो ये देख ले सोलेनेसी, ये भी हमने किया है वैसे तो। ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर नंबर 5 है शायद, जहाँ पे लिलिएसी सोलेनेसी फैमिली के बारे में हमें पुष्प सूत्र बनाना है, वो वाला चैप्टर है ये, ठीक है। तो भैया आलू फैमिली कहते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि सोलेनेसी फैमिली को और क्या कहते हैं, या इसी को उल्टा करके आलू फैमिली किसको कहते हैं? सोलेनेसी को कहते हैं। सब्जी फैमिली भी कहते हैं इसको, सब्जी फैमिली भी कहते हैं बच्चों, सब्जी कुल, ठीक है। कायिक लक्षण क्या है इसके? तो इनके पौधे शाखीय झाड़ियों वाले होते हैं, ठीक है। शाखीय, कभी कभी काष्ठीय, वायवीय, सीधा सिलेंडरिकल शेप होता है, शाखित होता है, खोखला, रोम युक्त, ये सब इसके लक्षण है जो आपको लिखने हैं। ये एनसीईआरटी के, सेम एनसीईआरटी से लिए है मैंने, इसमें कोई चेंज नहीं किया है, आपको भी वैसे ही लिखने हैं। एनसीईआरटी में पीछे पीछे दे रखी है 3 फैमिली, इसमें से भी एक फैमिली के आने के चांसेस है। या तो लिलिएसी पूछेगा, या सोलेनेसी पूछेगा, या फोबेसी पूछेगा, ठीक है, जिसमें हमें एक एक एग्जाम एक एक पूरा दे रखा है। अब कैसे इसका डायग्राम बनाते हैं इसके लिए मैंने 2-3 बार बता दिया है, आप मेरी क्लास देखें। वो पुष्प सूत्र कैसे बनाते हैं, पुष्प चित्र कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा डिटेल में, कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। सोलेनेसी ट्यूबेरोसी भी कहते हैं इसको। अच्छा, इसमें से 1-2 के आपको साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, तो इनको ध्यान रखें। आलू का क्या नाम है? सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आपके पास, हमारे पास अभिलक्षण है, तो ये सारे अभिलक्षण मैंने लिख दिए हैं कि इसका पुष्प क्रम कैसा होता है। एकल, कक्षीय, ससीमाक्ष होता है, पुमंग 5 होते हैं, दल लग्न होते हैं, उभयलिंगी है भाई, त्रिज्या सममिति है। त्रिज्या सममिति के लिए क्या साइन लगाते हैं? ये वाला। फिर कैलिक्स कैसे होते हैं? 5 होते हैं, बाहरी दल संयुक्त होते हैं। दल कैसे है? 5 है, संयुक्त है, कोर स्पर्शी है, उसी हिसाब से डायग्राम बनेगा, ठीक है। द्विखंडी है, तिरछी है, इसके लिए तो मैंने आपको बताया था आपके इसमें तीनों फैमिली उर्दूवर्ती है, ठीक है। दूसरा एक में, पहले में 1 है, सोलेनेसी में 2 है और लिलिएसी में 3 है, तो ये द्विअंडपी है। ट्रिक बताई थी ना याद करने की, क्लास देखो बच्चों। फल संपुट और रस, इसका तो 1 शॉट भी कराया हमने, वहां पे भी मैंने डायग्राम बना के बताया है, तो देख सकते हो। पुष्प सूत्र आपको लिखना है बच्चों, ये पुष्प सूत्र आपको लिखना पड़ेगा। आर्थिक उपयोग क्या क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सोलेनेसी के आर्थिक उपयोग क्या है भाई? ये टमाटर, बैंगन, सब्जी, सब आलू है। बेलोडीना, अश्वगंधा औषधि के रूप में काम में लेते हैं इनको,
ठीक है, और धूमक भी है, तंबाकू, ठीक है। उसके बाद पिटूनिया सजावटी पौधों के रूप में काम में लेते हैं। तो ये आर्थिक उपयोग है। पुष्प सूत्र आप लिखेंगे क्या? पुष्प सूत्र है, चलो पुष्प सूत्र मैं लिख देती हूँ आपके लिए। अगर आपको ऊपर वाली कहानी याद है तो पुष्प सूत्र याद है। मैंने आपसे क्या कहा था, या तो ऊपर वाला याद कर लो तो पुष्प सूत्र याद हो जाएगा, पुष्प सूत्र याद कर लोगे तो ऊपर वाला अपने आप लिखा जाएगा। जैसे ये क्या है, ये ब्रैकेटेड है, त्रिज्या सममिति है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है त्रिज्या सममिति, ब्रैकेटेड है ये, इसमें ब्रैकेट होता है। उसके बाद उभयलिंगी है, पहले ही बोल दिया, ये देखो उभयलिंगी है, ये रहा उभयलिंगी। फिर इसके क्या है, त्रिज्या सममिति है, त्रिज्या सममिति का निशान लगा दिया, भाई ब्रैकेट पहले लिख देना। अभी कैलिक्स कितने हैं, 5 है, तो कैलिक्स के लिए 5, संयुक्त है तो संयुक्त के लिए हम ऐसे बताते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं, खुला होता है तो ब्रैकेट नहीं बनाते, ये संयुक्त है। उसके बाद कैलिक्स, कैलिक्स के बाद करोला कितने हैं, 5 है, वो भी कैसे हैं, संयुक्त है, तो ये संयुक्त हो गए। बचा क्या, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम देखो, एंड्रोशियम कितने हैं बच्चों, एंड्रोशियम भी 5 है, ठीक है, तो 5 बना दोगे। और गाइनोशियम आपको पता ही है, हमारे पास सारे गाइनोशियम ऊर्ध्ववर्ती है, जो ऊर्ध्ववर्ती यानी सुपीरियर होता है तो नीचे डैश लगाते हैं, ओवरी ऊपर, लाइन नीचे, ठीक है, तो ऊर्ध्ववर्ती होती है। और कितनी है भाई, द्विअंडपी है और संयुक्त है, तो ये द्विअंडपी और संयुक्त, ये बन गया पुष्प सूत्र। मैंने आपको कहा था सबके पुष्प सूत्र याद कर लो, उसी के हिसाब से यहाँ लिख देना। फिर से एक बार बता दूं, देखो अगर आपने पुष्प सूत्र याद कर रखा है सोलनिसी का, तो सबसे पहले उठाओ पुष्प, पुष्प कैसा है, त्रिज्या सममिति है, सहपत्रक है, उभयलिंगी है। उसके बाद ले लो कि के से क्या आता है, बाह्य दल, बाह्य दल 5 है, संयुक्त, देखो वो सब वहां लिखा हुआ है जो मैं बोल रही हूँ, बाह्य दल 5 है, संयुक्त है, कोरस्पर्शी है। दल, दल कैसे है, 5 है, 5 दल पंचदली है, कोरस्पर्शी संयुक्त है, वो लिख दो। पुंकेसर, पुंकेसर शायद यहाँ लिखा हुआ नहीं आया है, रह गया होगा, आप लिख लेना। हाँ मुझे दिख नहीं रहा है, शायद रह गया है, कोई बात नहीं, आप ले लेना, ये एनसीईआरटी से ही लिखा है मैंने। 5 है, जुड़े हुए हैं। और जो ओवरी है, जायांग है, वो कैसी है, द्विअंडपी है, क्योंकि 2 लिखा है यहाँ पे, संयुक्त है, ब्रैकेट बनाया हुआ है, ऊर्ध्ववर्ती है, काम खत्म। और वो डायग्राम भी बनाना है, कौन सा वाला, जिसपे मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रही, क्योंकि मैं काफी बार उसको बता चुकी हूँ, ये जो बना हुआ है ऐसे वाला 5, क्योंकि अभी मुझे बहुत टाइम लग जाएगा इसको बनाने में, 5 बनाने हैं भाई, है ना, छोटे बड़े बन रहे हैं मेरे, मैं बस आपको आइडिया दे रही हूँ। और चिपके हुए हैं, ये कोरस्पर्शी है, 5 दल ऐसे बनाए थे ना, याद आ रहे हैं कि नहीं सबको क्लासेस, मैं तो अभी बिल्कुल रफ में बना रही हूँ। फिर बीच में ओवरी बनानी है, कैसी बनानी है, द्विअंडपी, तो द्विअंडपी ओवरी बना देना, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे बनाना है हमें, ब्रैकेटेड है तो एक बिंदी लगानी है। पुंकेसर 5 है। और कैसे होते हैं, दल लगनी होते हैं ना, तो दल लगनी बनाने हैं ऐसे 5, ये दल लगनी, दल लगनी थे ना इसके पुष्प, जहां तक मुझे याद है, सॉरी पुंकेसर, ठीक है, देख लेना, और भी मुझे तो दल लगनी याद आ रहे हैं। चलो चलें, अभी ये हो गया सोलेनेसी, तो ये आपको लिखना है, बस हमारा पेपर खत्म है बच्चों। और मैं स्पेशली कह रही हूँ, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके पेपर के अंदर, तो बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और भी क्वेश्चंस और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, जिनके पेपर हो गया है वो भी बताएं कि इसमें से कितने क्वेश्चन उनके आए थे, ताकि पढ़ने वालों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। हालांकि मैं मोटिवेशन पे बिलीव नहीं करती, लेकिन फिर भी उनको मिल जाएगा कि हाँ चलो मैम ने कुछ करवाया है तो आ जाएगा, थोड़ा सा उनको संतुष्टि मिले, रिलैक्सेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।